आप सभी का सादर अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से हमारे बीच में हम अभी दो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे साथ डॉक्टर राकेश गैरोला जी हैं और हम पाठ्यचर्या शोध और विकास विभाग जो एससीईआरटी का है वहाँ से हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं उसकी तत्वावधान में। और हमारे जो अधिकारीगण हैं वो अभी पहुँचने वाले हैं हमारे बीच में। तो क्योंकि आप लोगों को हमने 10:30 बजे का टाइम दिया था तो हम चाहते हैं कि हम अपने टाइम के हिसाब से ही आगे बढ़ें। और ये जो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये अभिमुखीकरण है, ये जो बातचीत है, और मैं देख रहा हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और अब हमारे बीच में हमारे सहायक निदेशक जो हमारे हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से, वो हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। तो हम इस कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत जो है करते हैं। और इसके लिए जो है मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए जैसा कि समय की प्रतिबद्धता जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए ठीक 10:30 बजे हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे जो सभी विद्यालय जो हमारे वर्चुअल क्लासरूम से जुड़े हुए विद्यालय हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैंने जैसे कि पहले ही आपसे कहा कि हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से आपके बीच हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे जो एससीईआरटी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर के एन विजवान सर, वो हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं और अन्य अधिकारी भी इसके बाद आएंगे। तो पहले मैं उनसे ही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है, पहले मैं थोड़ा दो बात कर दूं कि ये जो कार्यक्रम है आज हम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और उसके आलोक में हमने जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2023 हमने तैयार की है और उसके ही आलोक में अब हमने राज्य की पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा माध्यमिक स्तर की है वो भी तैयार कर दी है। तो इसमें ये आप सभी जो विद्वान साथी और आदरणीय जो हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य गण हमसे जुड़े हुए हैं, प्यारे बच्चों, तो आप सब जानते हैं कि हमारी जो ये नई नीति आई है ये एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन शिक्षा के लिए लेकर के आई है। बहुत बड़े नए नए सुधारों को परीक्षा ये हमारे जो पाठ्यचर्या है उसको लेकर के आई है। और आप सब जानते हैं कि जो ये वर्तमान परिदृश्य है, जो ये 21वीं सदी का भारत है, जो ये 21वीं सदी है, इसमें हमारे जो नौनिहाल हैं, आप सब लोग जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप सबको जो है इसमें जिन कौशलों की आवश्यकता है, जिन बातों के लिए हमको तैयार होना है, इस पर हमको आगे बढ़ना है। तो जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2023 और जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है, ये व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और देना भी चाहिए। जो आने वाला समय है हमारा, वो बिना व्यावसायिक शिक्षा के या व्यावसायिक शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बारे में हम कौशल प्राप्त नहीं करेंगे, हमारी दक्षताएं उसके काबिल नहीं होंगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी के क्रम में भारत सरकार के स्तर से जैसे कि हमारे राज्य में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हैं और इस वर्ष से कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए जो हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है नई दिल्ली और जो केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है श्यामला हिल्स भोपाल में, उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से जो है हमारी 3 पुस्तकें जो है विकसित की जा चुकी हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जिनका नाम है कौशल बोध। और उसमें जो पहली पुस्तिका है वो हमारे जो पहली कक्षा के लिए है, कक्षा 6 के लिए, वो इस वर्ष से हमारे राज्य में लागू भी हो चुकी है, संचालित भी हो चुकी है। और मुझे विश्वास है कि आपके विद्यालयों में ये पुस्तक आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के रूप में उपलब्ध भी हो गई होगी। यदि नहीं भी हुई होगी तो आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो बस यही मुझे आपको कहना था कि आज हम इस व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ को आगे बढ़ा रहे हैं और विशेष रूप से हम जो नई पुस्तक कौशल बोध है उसके की जो विकास की जो यात्रा है, जिस तरीके से ये किताब बनी, क्यों बनी, कैसे इसको विद्यालय में लागू किया जाना है, क्या क्या इसके फायदे हैं, मूल्यांकन कैसा होगा, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं
डॉक्टर के.एन. बिजवान सर को कि वो इस पूरे कार्यक्रम का एक औपचारिक उद्घाटन और हम सभी को इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना निर्देशन देंगे। डॉक्टर के.एन. बिजवान सर। धन्यवाद भट्ट जी। सभी को सुप्रभात। आवाज आ रही है? अगर सब बच्चे सुन रहे हैं तो जरा हाथ अपना एक एक हाथ ऊपर उठाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सभी लोग। हमारे साथी भट्ट जी, डॉक्टर गैरोला जी और विभिन्न विद्यालयों से आज जो हमारे इस दूरस्थ कक्षा कार्यक्रम में, हम कक्षा कार्यक्रम ही कहेंगे इसे, कक्षा कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी प्रधानाचार्य बंधु, शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, जो अभी आप लोगों के पास क्योंकि किताबें आ गई होंगी और आप लोगों ने देख लिया होगा कई नई पुस्तकें भी आप लोगों को धीरे धीरे मिलेंगी। तो जरा आप पहले हाथ खड़ा करें कि जिन्होंने कौशल बोध पुस्तक जो है देखी है, जिन्होंने देखी है और जिनके पास है। कक्षा 6 के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 6 में। ठीक है, कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, यहां से दिख भी रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पास वो पुस्तक पहुंच गई है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि वो पुस्तक केवल पढ़ करके, रट करके और प्रश्न उत्तर लिख करके कक्षा 6 में कौशल बोध विषय को पास करना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? वो रटना भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है। फिर क्या करना है, कोई बच्चा बताएगा या कोई गुरुजी बताएंगे? करना क्या है? कहीं से कोई भी? क्योंकि जब आप थोड़ा बात करेंगे तो फिर हम भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। और भट्ट जी ने आपको उसके जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होने हैं, अभी तो आपको पुस्तक ही परिवर्तित लग रही है, कक्षाएं भी परिवर्तित होंगी, नए टीचर्स भी आएंगे। हो सकता है कि फिर 9th से आपको जो है 10th से बहुत सारी चीजें, नजदीक के जो उद्योग होंगे वहां पर जाकर के आपको इंटर्नशिप या प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। किसी स्कूल में हुआ? पौड़ी किताब मिली है बेटा तुम्हें? हाँ, मिली है। क्या क्या पढ़ा तुमने उसमें? उसमें कई सारे चित्र बने हुए थे और उसमें अच्छा। कई सारे चित्र बने थे और उसमें वो भी और उसमें बनाने की चीजें भी लिखी हुई थी। अच्छा, तुमने अपने दोस्तों के से बातचीत की? कैसी किताब है, क्या है, इसमें क्या करना है? हाँ। ये है? चलिए बढ़िया। और गुरुजी ने भी बताया कुछ आपको कि इसमें क्या करना है, क्या होना है? हाँ। चलिए कोई अन्य स्कूल, एक स्कूल और लेंगे, फिर तब हम बातचीत करेंगे फिर, क्योंकि समय हमारे पास 1.5 घंटा ही है। तो उसमें क्या क्या चीजें होनी है, क्या होना है उस। जी जी जी, अपना नाम भी बताएं और अपने स्कूल का नाम भी। मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जीएससी रवा खाल है। और कौन सा ब्लॉक है, कौन सा जनपद है? जनपद बागेश्वर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो बताओ बेटा, तुमने किताब देखी है, पढ़ी है, क्या है उसमें? जो कुछ तुम्हारी समझ में आए वो बताओ। खराब नहीं है? बहुत सुंदर। पसंद आ रही है किताब? चलिए, थैंक यू। हाँ, बागेश्वर से थे। ठीक, कोई एक और स्कूल, कोई डूंगी। कोई टीचर अगर बात करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि कोई हमारे प्रिंसिपल या अध्यापक जो भी हैं वो जरा बात करें कि आप लोगों ने ये किताब देखी है, इस पर आप लोगों की आपस में क्या बातचीत हुई है, किस तरह से इसको जो है हमने पाठ्यचर्या में शामिल किया है, तो कैसे हम
उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कक्षाओं में। तो कोई एक प्रिंसिपल्स अगर बात करें तो अच्छा लगे, टीचर या प्रिंसिपल कोई भी। GGIC काला डूंगी। तो सबसे पहले मेरा निवेदन होगा, सभी जितने भी हमारे विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, कौन बोल रही हैं? प्लीज हाँ बोलिए। जी सर, मैं जी आ रही है, GGIC बोलिए। कालाडूंगी से बात कर रही हूँ। जी सर। जी सर, हमारे विद्यालय में कक्षा 6 को ये पुस्तक वितरित नहीं हुई है, कौशल बोध वाली जो आप बता रहे हैं ना, ये यहाँ नहीं पहुंची है, बच्चों के अच्छा, पास नहीं आई है। काला PM श्री में। ठीक 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 GGIC कालाडूंगी। ठीक है, नोट। ठीक है, कई जगह इसीलिए हमने सर आज अभी बात यहाँ की पे है। तो अवेलेबल आप नहीं लोग है। जी, जी सर। तो सभी प्रधानाचार्य बंधुओं से और बहनों से मेरा निवेदन होगा कि प्लीज अपने यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और अपने यहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी को जरूर ये बताएं कि जो किताबें आपके यहाँ नहीं आई हैं, कौशल बोध ही नहीं अन्य किताबें नहीं आई हैं, तो प्लीज उसको एक जो है आप जरूर जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी और CO को बता दें। और वो जो चिट्ठी आप लिखे उसकी कॉपी एक जो है यहाँ SCRT को भी, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को जरूर कर दें। अब बताइए कि अगर ये किताबें नहीं पहुंची हैं तो बच्चों के पास भी नहीं होंगी तो शिक्षक क्या करेंगे। तो मेरा निवेदन होगा कि प्लीज इसको जो है प्राथमिकता पे आप रखें, केवल इस किताब के लिए नहीं बल्कि अन्य किताबों के लिए भी, जो भी किताबें नहीं पहुंची। और आपकी बात को हम जो है यहाँ पर पहुंचा देंगे कि वास्तव में क्यों ऐसा हुआ है कि अभी तक किताब नहीं पहुंची है। अब आप व्यक्तिगत तौर पे जो BO हैं उनसे बात कर लीजिए फोन से, क्या रिस्पांस आया, और आज की इस बैठक का और इसका भी आप उनको जिक्र कर सकते हैं कि वहां पर से ये बताया गया है। तो ये बड़ी लापरवाही और अनियमितता रहेगी कि अगर समय से जो है किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो चलिए उस विषय पर हम बात नहीं करते हैं। देखिए, बहुत दिनों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी जो है पाठ्यचर्या, बहुत सारे शिक्षण के तरीके बदल रहे हैं। और धीरे धीरे जो है चूंकि 2030 तक हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना है। लागू करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लागू 2021 में हो गई है। अगर हमें क्रियान्वित करना है तो हमको सबसे पहले तो अपने को तैयार करना होगा एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर। और जब हम स्वयं समझेंगे, स्वयं हमारी समझ बढ़ेगी, तभी जाकर के हम अपने स्कूल की पाठ्यचर्या को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप चला सकते हैं। जैसा अगर आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पाठ्यचर्या हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो डेवलप हो रही हैं। और चूंकि हमारा प्रदेश भी NCERT की बुक्स को लागू करता है, तो जो नई किताब हमारी 6ठी में आई हैं, सभी कक्षा 6 की सभी किताबें कौशल बोध के सहित हमारी नई आई हैं। उसमें चाहे हिंदी है, गणित है, सोशल स्टडी है या अंग्रेजी है, नई किताबें आई हैं। तो प्लीज पहले आप इन सभी किताबों को देख लें। सारी किताबें लगभग थीम आधारित हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें, प्राकथन और आमुख जरूर पढ़ें। उसमें पता लग जाता है कि इन किताबों को कैसे हमने अपने कक्षाओं में, विद्यालयों में क्रियान्वित करना है। और साथ ही यहाँ पर उस विषय का किस तरह से मूल्यांकन होना है वो भी लिखा हुआ है। तो मैं आज अगर कौशल बोध की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो चेंज है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो ये है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और व्यावसायिक शिक्षा में उद्देश्य यह है कि केवल पढ़ करके हम एक नौकरी की बात न करें, बल्कि हम एक पढ़ने के बाद, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद या शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपना कोई रोजगार, कोई इस तरह की चीजें क्या हम स्वयं से कर सकते हैं, जो हमारा क्षेत्र है, गांव है, जहां हम रह रहे हैं, वहां पर क्या इस तरह की कुछ चीजें हैं जिससे हम रोजगार भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। और पढ़ाई के पश्चात भविष्य में हम अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, शिक्षकों,
एक बहुत पुरानी, जब हम पढ़ते थे कक्षा 4-5 में, तो उस समय एक दोहा हमें याद है। वो दोहा इस प्रकार है, उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। शायद है कि बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा क्योंकि पुरानी किताबों में था। कहते हैं कि सबसे उत्तम चीज या सबसे अच्छी चीज मानी जाती थी वो खेती मानी जाती थी, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। आज तो बहुत सारे कल्चर हो गए हैं। तो ये माना जाता था क्योंकि वो अपने हाथ में था, हम अपने हिसाब से कर सकते थे और हम उसके जो है क्या थे, विशेषज्ञ थे। तो आज तकनीकी विज्ञान ने जो नई चीजें दी हैं उसके आधार पे हम खेती कर सकते हैं। और मध्यम कार्य था वणिक कार्य, बिजनेस कह सकते हैं, दुकानदारी कह सकते हैं। और नौकरी जिसको कि हमारे लगभग 90 के दशक से लेकर के और 2020 तक जिसको कि पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य माना गया कि अगर नौकरी लगे तो हाँ इसने पढ़ लिया, जबकि इसको सबसे मनी अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आज अब फिर उल्टा हो गया कि वास्तव में कि नौकरी सीमित होंगी, लेकिन हम नौकरी लेने वाले न बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो इस विजन के साथ, इस माइंडसेट के साथ हमारी कक्षा 6, 7, 8 में कौशल बोध की किताबें चलेंगी। मेरा शिक्षकों से निवेदन होगा कि आपस में आप बैठ जाएं, भले ही पीरियड किसी को अलॉट होगा, लेकिन जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो बैठ करके ये तय करें कि 9, 10, 11, 12 में तो हमारा कौशलम चल ही रहा है और 6, 7, 8 से कौशल बोध भी शुरू हो गया। तो जो ऑब्जेक्टिव है इसके, उस पर बातचीत करें। और इसको केवल ये नहीं है कि आज ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों को आ गए और हमारा जो है सारे चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें बच्चों की जो 24th सेंचुरी स्किल्स में जो चीज़ें दी गई हैं, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है बच्चे की, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कोलैबोरेशन है, इन सबको आप करवाएं। और ये सारी चीज़ें बोल करके नहीं हो सकती हैं। ये सब चीज़ें जब बच्चों को हम अवसर देंगे तब हो पाएंगी, तब वो जान पाएंगे कि हाँ वास्तव में हम ये कर सकते हैं। और जो मैं देख रहा था कौशल बोध में जो कक्षा 6 की किताब है, उसमें विद्यालय और बच्चे के गांव या जो जहां बच्चा रह रहा है उसके आसपास की चीज़ों में बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ावा देना। पहले अगर हम ऑब्जर्वेशन स्किल को अगर डेवलप करते हैं, उसके बाद उस पर सोचते हैं, तो हमको एक नया जो है एक दृष्टिकोण मिलता है कि हम इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। जैसे सिंपल किचन गार्डन सभी स्कूल में है, लेकिन उसको नए तरीके से कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से उसको हम अभी केवल हमने अपने स्कूल के लिए रखा है, क्या उसमें हम कुछ इस तरह का कृषि उत्पादन कर सकते हैं कि जो विद्यालय की भी और आय बढ़ाए, साथ में हमारा एमडीएम में हमको सपोर्ट करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा न कह करके, चूँकि हमारा इसमें शेड्यूल कार्यक्रम है, तो निवेदन ये है कि बच्चे तक ये तभी पहुँचेगा जब पहले हम अपनी स्कूल में इसको बैठ करके इस पर एक अपना रोड मैप तैयार कर लें। बैठें, जरूर बैठें। और इसको मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो बैठेंगे, जिस दिन मीटिंग करेंगे 1-2 घंटे की, उसका जो एक एजेंडा बिंदु है, उसके कार्यवृत्त हैं, उसको भी जरूर शेयर करेंगे हमारे एससीईआरटी की वेबसाइट में या व्हाट्सएप नंबर जो देंगे उस पर जरूर करें। और कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो प्लीज़ हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के उन जो डाउट्स हैं या कोई ऐसी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास राज्य स्तर से किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग टाइम से जुड़े हैं। और प्लीज़ इसको थोड़ा संवेदनशीलता के साथ अगर हम करेंगे तो ये इन जो बच्चे बैठे हैं ना, इन बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आज बहुत सारी चीज़ें बच्चे बहुत ही कुछ गलत कदम भी उठा रहे हैं, इसी कारण क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, पढ़ाई का दबाव है, कोचिंग सेंटर का दबाव है। हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना जो है निर्णय लें, भविष्य में क्या करना है, और उसी के अनुरूप हम उनको जो है एक विद्यालय में वातावरण देंगे। तो ऐसी मेरी आशा है, इस तरह से आप करेंगे, बहुत अच्छा ये चलेगा। और
नई शिक्षा नीति के जो रिजल्ट्स हैं 5-6 साल बाद हमको दिखने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो पुनः सबका सादर अभिनंदन और स्वागत है। हमारे ने आपको एक प्रकार से जो ये पूरा कार्यक्रम है जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं, और आप सबको हमने बहुत इमीडिएट जो है आपके लिए ये जो सत्र है ये आयोजित किया यहाँ से वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से। और मेरे बीच में अभी हमारे नए साथी श्री गोपाल सिंह घुगत्याल जी और हमारे राज्य समन्वयक जो समग्र शिक्षा अभियान में हैं श्री गौरव नौटियाल जी, वो भी हमारे बीच में है। और अंतिम जब हमारा सत्र होगा उस समय उनसे भी वो भी आपसे थोड़ा बहुत यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो हमारे कक्षा 9 से 12 में भी व्यावसायिक शिक्षा के बहुत सारे जो ट्रेड हैं वो संचालित हैं और वो समग्र शिक्षा से संचालित है, तो उस पर वो बातचीत करेंगे और फिर हम आपसी बातचीत करेंगे जिससे हम सबकी क्लैरिटी बनी रहे। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ नौटियाल जी। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है इसको एक नट सेल में जो इसका एक उद्देश्य था उसको जो है हमारे जो सहायक निदेशक हैं उन्होंने मोटा मोटा आपके सामने रखा। मेरा सभी प्रधानाचार्य जी से और जो हमारे आदरणीय और सम्मानित शिक्षक साथी हैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस 1 घंटे आप लोग बने रहेंगे, जिससे हम जो है इस पूरी जो ये एक यात्रा है व्यावसायिक शिक्षा की उसको हम जो है एक बिंदुवार और चरणबद्ध तरीके से समझ सकेंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा को आप जो है मैं एक पीपीटी आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, और मेरा निवेदन है कि जो हमारे बच्चे भी हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, और यदि आपको बीच में कहीं पर आवाज ना आ रही हो या आपको कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप बीच में जरूर बताएं और मैं भी यहाँ से पूछता रहूंगा। तो जैसा कि आप सभी को मैंने शुरू में ही बताया कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारे पास आ चुकी है और उसको लगभग 5-6 साल हो गए। उसके आलोक में हम कैसे हमारी पाठ्यचर्या चलेगी, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हमारा मूल्यांकन होगा, कक्षा कक्ष शिक्षण कैसे होगा, जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं वो कैसे अपना योगदान देंगे, तो उसके लिए हम एक पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं और एक संविधान हम अपना तैयार करते हैं पढ़ाई लिखाई का। उसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या जो है राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और हमारे राज्य में ने जो है हमारे लिए ये एक गौरव का विषय है कि हमारे राज्य ने और एससीईआरटी ने अपना जो है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2023 था हमारा नेशनल लेवल पे, उसके आलोक में हमने अपना जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क है वो तैयार कर लिया है। उसका उद्घाटन उसका लोकार्पण भी हो चुका है। तो जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको जो है कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसका क्या महत्व है, तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये इसकी परिभाषाएं हैं और मैं इन परिभाषाओं को पढ़ूंगा नहीं, आपके सामने वो लिखी। मैं नटसेल में केवल एक ही चीज बताऊंगा कि जो ये व्यावसायिक शिक्षा है ये हमें अपने जो जीवन है उस जीवन को हम कैसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं, चला सकते हैं, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे कौशल होने चाहिए, कुछ ऐसे जो है मानसिकता हमारी होनी चाहिए कि जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को किसी भी चुनौती को जो है से लड़ने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हम उनको तैयार कर सकें और वो अवसरों को ढूंढ सकें। उसके साथ साथ उनके पास जो 21st सेंचुरी जो ये नया शताब्दी है, इस नई शताब्दी में जिन कौशलों की आवश्यकता है, जिनको जीवन कौशल कहते हैं, उन जीवन कौशलों का उनके पास पूर्ण रूप से वो सुसज्जित हों, इक्विप्ड हों। तो उसके लिए जो है हम ये कह सकते हैं कि उनको केवल हमको सैद्धांतिक ही नहीं पढ़ाना है, उसके साथ साथ उनको हर काम में उनका इन्वॉल्वमेंट बनाना है और उनको, जैसे कि हम निपुण भारत हमारा एक कार्यक्रम चलता है और हम कहते हैं कि बच्चे को शुरू से ही हमको एक इन्वॉल्व लर्नर बनाना है, ऐसा लर्नर जो अपने लर्निंग बाय डूइंग के जो एक विधा है उससे आगे बढ़े। उसके साथ साथ जो वो है हैंड्स ऑन सेशंस करें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करें, हाथों हाथ हर चीज को करें और इससे आगे बढ़ते हुए जो एक इंस्टिंक्ट ऑफ वर्क है उसको अपना जो आने वाला टाइम है उस पर क्रमबद्धता से आगे बढ़ते बढ़ते वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ को बढ़े, एक उद्यमशील मानसिकता की तरफ को बढ़े और अपने आने वाले समय को ठीक कर सकें। तो ये एक नटसेल में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व है। अब हुआ क्या है उस पर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए, ये बड़ा चैलेंज रहा है हमारे देश में। मेरे जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बच्चों देखिए, हमारे टाइम से लेकर के जब हम पढ़ते थे या जब आपके मम्मी पापा पढ़ते थे, जो आपके टीचर आपके सामने पढ़े बैठे होंगे, प्रिंसिपल साहब बैठे होंगे, प्रधानाचार्य जी बैठी होंगी, हम सबके समय से ये था हमारे देश में कि व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के लोगों का जो माइंड सेट था वो इस प्रकार से था कि जो मुख्य धारा की शिक्षा है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो विषय हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आपका जो है जीव विज्ञान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल, यही संस्कृत, अंग्रेजी, यही हमारे जो है महत्वपूर्ण विषय थे, माने गए हैं कि इन्हीं में हम पढ़ेंगे तो इन्हीं से हमको नौकरी भी मिलेगी, इन्हीं से हम जाकर के आगे अपना भविष्य सुधारेंगे या भविष्य बनाएंगे। लेकिन जो ये सिम्टम्स रहा है, ये जो प्रॉब्लम रही है इस व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के, तो सबसे पहला जो आप एक साइड देख रहे होंगे कि डिस्कनेक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रियल लाइफ। तो जो हमारा जो वास्तविक जीवन है वो और जो हमारी जो एजुकेशन है, जो कौशल हैं, उनके बीच में हमेशा डिस्कनेक्ट रहा। डिस्कनेक्ट का मतलब हमने केवल सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया और हमारी जो स्किल एजुकेशन थी, कौशल शिक्षा थी या कौशल से सुसज्जित जो शिक्षा थी, उस पर हमने जोर नहीं दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्टिग्मा अटैच टू वोकेशनल एजुकेशन, कि वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है उसके लिए जो है एक हमारा एक कलंक जैसा रहा है उसके प्रति कि हमने उसको हमेशा कमतर आंका है। व्यावसायिक शिक्षा को सदैव हम लोगों ने, मैं हम इसलिए कह रहा हूं, हम में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारा राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियां हैं वो, और हमारे जो क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेवार रहे हैं। और हम इसलिए हमने जो है जो एक हमारा जो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित मतलब जो डिग्निटी ऑफ लेबर की हम बात करते हैं या जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं उनको हमने कमतर आंका है। और आप सब जानते हैं कि यदि हमारे घर में नल खराब हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी महत्ता है कि यदि वो ठीक नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। हमारे घर में बिजली ठीक खराब हो जाएगी, यदि वो सही समय पे ठीक नहीं होगी तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम उस कार्य को फिर भी अपने जीवन से जोड़ते हुए नहीं देखते हैं कि ये भी हमारा सभी के लिए एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ सकता है। इसी तरीके से एक सोशल स्टेटस और हायरार्की रही है। इसका मतलब यह है कि हमने सामाजिक रूप से चीजों को स्वीकारा नहीं और हमने एक डिस्क्रिमिनेशन किया, एक भेदभाव जैसा किया कि भाई नाई का काम यही करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम ये करेगा, लोहार का काम ये करेगा, माली का काम ये करेगा, मोची का काम ये करेगा। हमने जितने भी व्यवसाय या जो भी हमारे जो श्रमिक और जो भी हमारे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का है, वो इसको कर रहा है तो हमने उसको एक्चुअली उसके काम के हिसाब से एक हायरार्की बना दी कि हमने कहा कि ये काम ये करेगा, ये काम, जबकि कोई भी काम किसी को भी किसी समय करना पड़ सकता है। और ये बच्चों और हमारे साथियों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड-19 जैसी बहुत बड़ा एक पेंडेमिक हमारे सामने आया, महामारी आई, तो हमको फिर सारे काम करने पड़े। हमने घर में पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाया, हमारी बाई नहीं आई, या हमने घर के जितने काम थे वो सब काम किए। जो काम हमने, इवन हमारे बाल काटने के लिए जब नाई की दुकान भी बंद रही और बाल बड़े हो गए तो हमने स्वयं एक दूसरे के बाल भी काटे, आप सबको याद होगा। तो इसलिए कोई भी काम, कोई भी कार्य छोटा नहीं है, इस प्रकार की कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए। और जो गर्ल्स हैं, लड़कियों को और लड़कों में हमने भेद किया कि ये काम लड़का कर सकता है, ये लड़की कर सकती है, ये लड़की नहीं कर सकती है, ये लड़का कर सकता है। तो इस तरीके से भी हमने एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया कि जिस वजह से हम व्यावसायिक शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हो पाए। और इसका कारण देखिए अगली स्लाइड में, ये देखिए, ये हमारा हिस्टोरिकल बैक कॉन्टेक्स्ट है स्किल एजुकेशन का, कौशल शिक्षा का हमारे देश में। आप देखेंगे कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय हमने, आप देखो, वोकेशनल एजुकेशन आइडेंटिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर रिफॉर्म, कि जितने भी सुधार होंगे पूरे देश के अंदर, उसके लिए कह के व्यावसायिक शिक्षा ही एक सबसे बड़ा मील का पत्थर हो सकता है। लेकिन लिखा गया केवल कागजों में। उसके साथ साथ आप देखो, ईयर वाइज जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी जो पॉलिसी आई थी हमारी 1968 में, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको आज की डेट में जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, जितनी भी नीतियां आई हैं, वो सारी नीतियों के लिए एक आधार है,
सबसे बड़ी पॉलिसी उसको माना जाता है 1968 को। और उसमें आप जब हमारे जो विद्वान साथी शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, आप देखेंगे उस डॉक्यूमेंट में लगभग 14 पेज करीबन जो है वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर लिखे गए हैं। लेकिन हुआ यह है कि हमने केवल कागजों में लिखा है और प्रैक्टिकल रूप में मतलब व्यवहार में हम उसको नहीं कर पाए। हम का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, आप और हम तो हैं ही, पूरा देश नहीं कर पाया, पूरा राज्य नहीं कर पाया। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए 1986, 1991, 2005, फिर 2008, 2009, फिर हमारा 2013, फिर 2023, लगातार देश में हमारे राष्ट्र में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के, स्किल एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे काम करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो हमको आउटकम्स मिलने चाहिए थे, जिस तरीके से अन्य देशों में आपने सुना होगा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, सारे देशों में आपने देखा होगा, वहां के बच्चों को मिडिल स्टेज से ही जो है व्यावसायिक शिक्षा के प्रति पहले से ही उनको पढ़ाना शुरू किया जाता है। इवन प्रिपरेटरी स्टेज में ही उनको इस तरीके का दिखाया जाता है, उनके कक्ष में ही ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ जानते हैं कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। तो ये सारे की सारी चीजें हम अन्य देशों में होते हुए देखा भी हमने, लेकिन हमने फिर भी जो सैद्धांतिक शिक्षा थी, हमने फिजिक्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, हमने केमिस्ट्री को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, मैथ्स को ही इंपॉर्टेंट माना। ये अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को भी आपके सामने कह रहा हूं, कोई भी विषय कम नहीं है। लेकिन जो आज नीड ऑफ द आवर्स है, जो आज की डेट में हमको जिस चीज की आवश्यकता है, इसके लिए ये जो पॉलिसी आप लास्ट देख रहे होंगे 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी आई है जिसने पूर्ण रूप से एम्फेसाइज किया है, पूर्ण रूप से जो है एनफोर्स किया है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, और कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और व्यावसायिक शिक्षा को आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल करने की बात हुई है, और उसी के कारण उसी का परिणाम है कि ये देखिए, पहले मैं आपको ये जो अगली स्लाइड है उसको मैं बहुत नटसेल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रस्तर हमारा 16.6 है, 16.5 है, 4.9 है और 4.26 है, इन चारों प्रस्तर में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि व्यावसायिक शिक्षा दो। आप देखिए ऊपर से लिखा हुआ, बच्चों देखिए, द एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट ऑल्सो बिल्डिंग कैरेक्टर एंड क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्ड विद द की 21st सेंचुरी स्किल्स। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने एकदम प्रेम्बल टाइप का है, वो उसमें साफ लिखा हुआ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कि जो हमारी ये जो आने वाली समय है, ये केवल कॉग्निटिव मतलब केवल संज्ञानात्मक सैद्धांतिक विषयों का ही नहीं है, हमको अपने बच्चों को वेल राउंडेड जो इंडिविजुअल है उसके रूप में हमको तैयार करना है। तो उसके लिए हमको 21वीं सदी की जो आवश्यकता है, जो 21वीं सदी के कौशल है, उसके लिए हमको उनको तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो ये देखिए फर्स्ट 16.5 में वही लिखा हुआ है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और उसमें अंतर नहीं है, और ये टारगेट दिया गया है कि 2025 तक हमने अपने सारे लर्नर्स मतलब आप जैसे बच्चे, आपको हमने जो है स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन से आपको ओरिएंटेड करना, आपको उससे इक्विप्ड करना है, एक्सपोजर देना है, और उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन और एकेडमिक्स में किसी प्रकार का कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। और जो ग्रेड 6 से ही आप देख रहे होंगे आज जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने 4.26 जो इसका पैरा है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है, जो हमारा मिडिल स्टेज है 6 to 8 वाला, वहां से ही हम वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मैंडेट है। अब मैं इस किताब की तरफ को आ रहा हूं जिसके लिए हम आज यहां पर एकत्रित हैं कि मिडिल स्टेज में जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो ब्रॉड एम कहते हैं, जिनको लक्ष्य हैं, वो क्या है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि हमको एक ऐसे जो हमारे छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग करानी है किसकी, बेसिक कैपेसिटीज फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क। कि हम आने वाले समय में अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने आने वाले जीवन को चलाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क हैं, जो कार्य के विभिन्न रूप हैं, उन पर हमको क्लियर कट उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है।
उसके साथ साथ प्रिपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक वोकेशंस, हमने बच्चों को जो विशिष्ट जो हमारे व्यवसाय हैं, जो हमारे जो कार्य हैं, उनके लिए हमने उनको कक्षा 12 के एंड तक पूरा तैयार करना है। और उसके साथ साथ हमको फोस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑल वोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमको अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को इस तरीके से समझना है कि कोई भी कार्य करने वाला, कोई भी व्यक्ति न तो छोटा है और न ही वो हमसे किसी तरह से कम है। मीन्स हमको जितने भी लेबर हैं उनकी डिग्निटी, जो उनकी गरिमा है, उसका सम्मान करना है। यदि हमारा बाल काटने वाला नाई है तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भी काट सकते हैं बाल तो वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हमारा जो इमीडिएट जो हमारा सराउंडिंग्स है उसमें हम जितने भी काम देखते हैं, फार्मर है, किसान है, चाहे वो हमारा प्लम्बर है, जो हमारा मजदूर है, जो हमारे मकान को बनाता है, सबके सब जितने भी हैं वो हम सब के लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है, वो हम सबके लिए सम्मानित है। और हम जब तक उनका सम्मान नहीं करना सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमको जितने व्यवसाय हैं, कोई भी व्यवसाय न तो कम है न कोई ज्यादा है। टीचर बनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक मकान को बनाने वाला जो मजदूर काम करता है। यदि मकान बनाने वाला मजदूर नहीं होगा तो हमारा टीचर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईएएस बनना या डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि डॉक्टर के पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसके पास औजार होते हैं, उनको बनाने वाला नहीं होगा। तो इसमें इट मीन्स सभी व्यवसाय और सभी काम करने वाले अपनी जगहों पर महत्वपूर्ण है और सबके लिए हमको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहे थे कि आप पहले वो आभार प्राकथन पढ़ दीजिए, तो जब आप हमारे जो डायरेक्टर एनसीईआरटी हैं सकलानी जी, उनका जो आप आभार जो प्राकथन पढ़ेंगे, जो उनका जो प्रीफेस पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है उसको, तो उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हम जो हमारी जो ये किताबें हैं, जो कुछ भी ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए हम कह रहे हैं, इनका जो आधार है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार है हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे जो रूटेड सिस्टम है, हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो अपना सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो अपना परिवेश है, वहां पर हमने जो चीजें होती हुई देखी, जब तक हमारे बच्चों को उनकी गरिमा, उनकी रिस्पेक्ट, उनका सम्मान नहीं मालूम होगा, अपनी चीजों के प्रति, अपने जो हमारे जानवर हैं, हमारी जो वनस्पति है, हमारे जो खेत है, हमारे जो खलिहान है, उनसे उनको अपनी प्यार नहीं होगा, उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो हम अन्य चीजों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं इसी में कि हम देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी देशों में जो चीजें हो रही हैं, उनको हम बहुत तवज्जो दे देते हैं, उनको बहुत महत्व दे देते हैं। और मैं जब एक ट्रेनिंग में गया था तो वहां पर एक उदाहरण दिया गया था कि यदि आप पूछें, यदि हमने कुत्ता यदि अपने घर में पाला हुआ है, डॉग हमने यदि अपने घर में रखा हुआ है, तो क्या वो डॉग आपके अपने देश का है? और आज हम कहते हैं कि गली के कुत्ते काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक्चुअल जो वो स्ट्रीट डॉग है वो हमारे कुत्ते थे, हमारे देश के, अपने हमारे गांव के, हमारे घर के कुत्ते थे वो। उनको हमको पहले उनको पालना चाहिए था। लेकिन आप देखते होंगे आज शहरों में सबके सब जो लोग कुत्ते जिनके पास है, जो भी प्रजातियां हैं, वो सब बाहरी देशों की हैं। तो हमको अपनी चीजों को, अपनी गाय, अपनी भैंस, अपना खेत, अपना खलियान, अपने घास, अपना चारागाह, अपना तालाब, अपना धारा, अपना नौला, हम सबको उसके प्रति रिस्पेक्ट करनी होगी, उसको समझना होगा कैसे हमारी दिनचर्या चलती थी। तो इस पर हमको जाना है। और लास्ट में जो लिखा हुआ है, इंस्टिलिंग वर्क रिलेटेड टू वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, कि हमारे जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव में धीरे 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 करके जितने भी काम हम कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज, उनका सम्मान क्या है, उनको कैसे किया जाना चाहिए, हम उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उस पर ये जो कक्षा 6 से हम मिडिल स्टेज पर वोकेशनल एजुकेशन को लागू कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। कौशल बोध, ये जो पुस्तक है, इसके बारे में ये अब आते हैं इस पुस्तक के बारे में। ये जो पुस्तक है कौशल बोध, ये कौशल बोध पुस्तक जो है कक्षा 6, 7 और 8 के लिए तैयार की गई है। ध्यान से सुनेंगे हमारे शिक्षक साथी भी, प्रधानाचार्य गण भी। और कक्षा 6, 7, 8 में इस वर्ष से हमारे राज्य में इसको कक्षा 6 से लागू किया गया है। और मैं शुरू में ही ये बताना चाहता हूं, जैसे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारे राज्य में हमने वर्ष 2017-18 से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की हैं। और यदि हमने एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की हैं तो हमारे जितने भी विषय हैं,
वो अनिवार्य हो जाते हैं संचालित करने के लिए। तो उसी प्रकार से ये कौशल बोध जो विषय है ये अनिवार्य विषय है, ये कोई पार्ट टाइम या कोई सहायक पुस्तिका नहीं है, ये विषय है। और इस विषय को एक पीरियड के रूप में पढ़ाया जाना है। और पढ़ाया जाना कैसे है तो उस पर तो हम आगे बात करेंगे। तो ये पहले क्लियर कट, जब आप तक मेरी आवाज यदि पहुंच रही है, यदि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो आप ये अपने माइंडसेट को बना दें कि ये मुख्य विषयों में सम्मिलित है। उसके साथ साथ ये पहले ही मैंने बता दिया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस पे बनाया गया है और इसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को करके सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग, करके हैंड्स ऑन सेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि व्यवहार में, अनुभव में वो चीजों को करें, रटने में, या जैसे हमारे उन्होंने शुरू में ही कहा कि ये कोई किताब या कंटेंट को याद करना और परीक्षा देने वाला विषय नहीं है, ये टोटली लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आपको समझना होगा कि ये जो बुक है कौशल बोध, ये कौशल बोध जो किताब है, इसमें जो है जो NCFSE है उसके आधार पर काम के 3 रूपों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है जीवन रूप, दूसरा है मशीनें और सामग्री, और तीसरा है मानव सेवाएं। 3 फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स, मशीन एंड मटेरियल एंड ह्यूमन सर्विसेज, ये 3 इसके रूप हैं। और जो ये कौशल बोध पुस्तिका है, ये किताब दिखा सकता हूं मैं इनको थोड़ा सा हाथ से, ये मेरे हाथ में ये किताब है, आपके स्कूलों तक भी ये पहुंच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये किताब अभी नहीं पहुंची है, तो ये कक्षा 6 की किताब है कौशल बोध। ये कौशल बोध किताब मेरे हाथ में है, देखिए, और ये कक्षा 6 के लिए बनाई गई है। ये किताब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस किताब में जो भी कंटेंट है व्यावसायिक शिक्षा के लिए जीवन के 3 रूपों, काम के 3 रूपों पर आधारित है। पहला है जीवन रूप, लाइफ फॉर्म्स, दूसरा है मशीन एंड मटेरियल, मशीन और सामग्री का रूप, और तीसरा है मानव सेवा का रूप। तो तीनों रूपों में जो काम के 3 रूप हैं उनको आधार बनाते हुए ये किताब तैयार की गई है। और इसमें जो है ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे राज्य में ये अभी कक्षा 6 के लिए इस वर्ष से लागू हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये तीनों किताबें तैयार हैं और अगले साल से इसको 7 और 8 में भी चलना है। इसलिए हमने पहले ही 6, 7, 8 के तीनों शिक्षकों को इसमें कहा था कि वो इसमें आएंगे। और इसमें हमारे 6 से 8 तक के लिए 9 प्रोजेक्ट होंगे और प्रति कक्षा 3 प्रोजेक्ट होंगे, और इसमें ये तीनों कार्य श्रेणियां होंगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने के अंतर्गत हमने कार्य के 3 रूप बताए हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जानते हैं कि सबसे पहला होता है जीवन रूप, दूसरा है मशीनें और सामग्री, और तीसरा है मानव सेवाएं। तो उन्हीं तीनों कार्य के रूपों पर इसके पूरे कंटेंट, मतलब जो विषय वस्तु इसके अंदर है वो इस पर ही तैयार की गई है, विकसित की गई है। इसके साथ साथ टोटल जो पढ़ाई है इसकी, वो पढ़ाई प्रोजेक्ट बेस है। ये कोई क्लासरूम में ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में गए और एक लेक्चर जैसे हम पढ़ाते ही हैं, पाठ पढ़ाया और फिर इसको वो कर दिया। बच्चे जो भी काम करेंगे वो हैंड्स ऑन सेशंस के से करेंगे, अनुभवात्मक अधिगम से करेंगे और लर्निंग बाय डूइंग से करेंगे। ये इसका मेन फंडा है। और इनके बाकायदा इस पे लर्निंग आउटकम तैयार किए गए हैं। ये जो पुस्तक है इसके लास्ट में आप देखेंगे तो अधिगम प्रतिफल लिखे गए हैं, जो इसके लर्निंग आउटकम क्या क्या वो होंगे, और उसके आधार पर ही ये जो कक्षा 6, 7, 8 है, ये पूरा का पूरा जो व्यावसायिक शिक्षा है, ये आने वाले समय में जब बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपने किसी एक ट्रेड में, किसी एक व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए उनका एक माइंडसेट व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के, स्किल एजुकेशन को लेकर के, कौशल शिक्षा को लेकर के, वो उनका एक माइंडसेट इस मिडिल स्टेज में तैयार करना है। उसके बाद ये कार्य के 3 रूप डिफाइन किए गए हैं। जीवन रूप के साथ काम का मतलब है पौधों और जानवरों के साथ काम करना। उदाहरण, स्कूल में सब्जियों का बगीचा बनाना। ये कक्षा 6 की मैं बात कर रहा हूं। मशीनों और सामग्रियों के साथ है उपकरण और मशीनों का उपयोग करना। उदाहरण, कागज, लकड़ी या मिट्टी के साथ काम करना।
बच्चे स्वयं, आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि बच्चे स्वयं अपनी बागवानी में जाके खेत में कुदाल से काम कर रहे होंगे, मिट्टी के कैसे खोदते हैं, किस तरीके से बगीचा बनता है, कैसे उसको उसमें पौधे रोपे जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, कैसे उसमें खाद डाली जाती है, पानी कैसे डाला जाता है, सिंचाई कैसे होती है, कैसे पौधों की निराई गुड़ाई की जाती है और कैसे आगे जब बढ़ करके पौधे को जब तक वो फल देने योग्य बनता है, बीज देने योग्य बनता है, तब तक हम कैसे काम करते हैं। पूरा एक प्रोजेक्ट इस तरीके से बच्चे करेंगे। उसके साथ साथ बच्चे जो औजार हैं, जो औजार यूज होते हैं, कुदाल, खुरपी, हथौड़ा, ये सारी चीजें, इनके बारे में जानेंगे। जो मशीनें हम यूज करते हैं आज की डेट में, उन पर हम जो है वो जानेंगे। और जो मानव सेवा के काम हैं, जो लास्ट है कि लोगों की मदद करना और उनकी जरूरतों को समझना, उदाहरण सामाजिक सेवा या समुदाय की मदद करना, इसको आगे इलेबोरेट करेंगे। जीवों के साथ काम करने में पौधों और जानवरों के साथ साथ काम करना शामिल है। उदाहरण के लिए सब्जी का बगीचा बनाना और जानवरों की देखभाल करना। मशीनों और सामग्रियों के साथ काम करने में जो है हमारे पास जैसे लकड़ी, कागज, जो पेचकस, चाकू, हथौड़ा, इनके साथ हम कैसे काम करेंगे। सिलाई मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये कैसे काम करेंगे। और मानव सेवा के साथ काम करने में लोगों के साथ बातचीत करना शामिल है ताकि उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके। और हमने बच्चों को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाना है। वो बच्चों के लोगों के साथ बात करना सीखें, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानना सीखें, लोगों के साथ जो भी वो काम कर रहे हैं वो उसको कैसे करते हैं इसके बारे में जानना सीखें। तो ये 3 जो रूप हैं कार्य के, इस पर ये किताबें फोकस्ड हैं। और ये जो किताब है, ये मैं ज्यादा इस पे डिटेल नहीं जा रहा इस स्लाइड पे, ये पूरे के पूरे जो हमारा एनसीएफ है ऐसी, उसके जो करिकुलर गोल है, जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं, जो हमारे पाठ्यचर्या के लक्ष्य हैं, उनके आधार पर इसको तैयार किया गया है। ये कोई अपने आप तैयार नहीं की गई है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एनसीएफ बना है उसके आधार पर इनको बनाया गया है। इसके साथ साथ परियोजना, ये जो पूरी किताब है, ये जो पूरा कौशल बोध है कक्षा 6, 7, 8 में, ये टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है। इसकी कोई भी जो पठन पाठन है वो टोटल परियोजना आधारित है। मींस आप समझ रहे होंगे कि ये कोई किताब पढ़ करके एग्जाम देने वाला विषय नहीं है, ये पूरा प्रोजेक्ट बेस है। कैसे हम स्टेप वाइज, आप चित्रों में देख रहे होंगे, आग के बिना आपने खाना बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी, किन किन से चलना पड़ेगा। तो आप चित्रों में देख रहे होंगे आगे कि आप पहले आग के बिना बनाने के लिए उसके बारे में सोचेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, फिर उनकी सूची बनाएंगे, फिर सूची बनाने के बाद औजार और उपकरण आपको क्या चाहिए होंगे उस पर बातचीत करेंगे, फिर औजारों और उपकरणों का उपयोग कैसे करेंगे, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको कहाँ डालेंगे। मतलब उसकी एक प्रोजेक्ट की पूरी स्टेप वाइज स्टेप, एक एक बिंदु को लेकर के, एक एक चरण को लेकर के इस पर बातचीत है। और उसके साथ साथ हमारे जो जैव विविधता रजिस्टर आप बनाएंगे अपने चारों ओर, आपका जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है उस पर बातचीत करेंगे। जो निर्माता कौशल है कि हमारा जो निर्माता, जो भी वर्कर है वो कैसे काम करते हैं। जैसे प्लम्बर है तो प्लम्बर नल को कैसे ठीक कर रहा है, बिजली वाला यदि बिजली का काम कर रहा तो कैसे कर रहा है, साइकिल का जो पंचर लगाने वाला है वो साइकिल का पंचर कैसे लगा रहा है। तो ये सब एक एक बच्चे को इसका ज्ञान होना चाहिए, उसको इसको सीखना है। इसके बाद जो ये किताबें हैं, ये किताबें जो हैं टोटल की टोटल जो है हमारी एनसीएफ जो है, इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ये पीपीटी हम आप तक भेज देंगे। ये जो है पूरा वो है कि कैसे हमने इसको विकसित किया है, इसमें अवधारणाएं क्या हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि व्यावसायिक शिक्षा सीधे सीधे एक प्रकार से बच्चों में हमने उद्यमशील मानसिकता को तैयार करना है। उनको आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में जो उनके लिए जो चुनौतीपूर्ण समय है कि हर जगह सरकारी नौकरियां नहीं है, हर जगह हम ये नहीं है कि सभी बच्चे सरकारी नौकरी लग जाएंगे, इसलिए वो एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा उद्यम अपना बनाएं कि जिसमें वो अपना करियर भी बना सकते हैं और आगे जाकर के एक ऐसा उद्यमशील व्यक्ति बने कि वो केवल नौकरी लेने वाले ही न बने, नौकरी देने वाले भी बने। तो हमको बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है। इसके साथ साथ ये इस पर आप आ जाइए, देखिए ये वाली स्लाइड को जरूर आप देख लीजिए, बच्चे और हमारे जो साथी हैं प्रिंसिपल्स और टीचर्स, कि ये जो गतिविधि पुस्तिका है कक्षा 6, इसकी जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से, परियोजना 1 है, 6 परियोजनाएं हैं इसमें, स्कूल किचन गार्डन विकसित करने पर है। परियोजना 2 है जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने पर।
तीसरा है परियोजना 3 है निर्माता कौशल मेकर स्किल्स पर है। चौथा है एनिमेशन और खेल पर है। पांचवा है स्कूल संग्रहालय पर, जो स्कूल का म्यूजियम होता है उस पर। और छठवां है बिना आग के खाना पकाने पर। तो ये 6 प्रोजेक्ट हैं। हमको साल भर कक्षा 6 में इस वर्ष हमको ये प्रोजेक्ट कराने हैं बच्चों से। ये बच्चे इन पर काम करेंगे, अपना स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ेंगे। वो किताब में जो कौशल बोध की पुस्तक है उसमें पूरा समझा रखा है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप, ये स्लाइड जो आपके सामने है इसको आप ध्यान से देखिए कि कक्षा 6 में हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं और वो किन किन विषयों को लेकर के, क्या क्या शीर्षक हैं, क्या क्या टॉपिक है, उनको लेकर के ये 6 प्रोजेक्ट हमने तैयार करने हैं। और एक चीज और बता दे रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट किताब में है। इसमें ये भी छूट दे दी गई है कि जो स्कूल यदि अपना कोई और प्रोजेक्ट भी बनाना चाहता है तो वो अपने अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है। मैं उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर रिंगाल होता है, जहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भिमल होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिससे लोग साबुन बनाते हैं। तो हो सकता है कि वो उस स्कूल के लिए, उस क्षेत्र के लिए वो परियोजना जो है ज्यादा प्रासंगिक हो, उसका रेलिवेंस ज्यादा हो वहां पर। तो उसके लिए जो है हमने वहां पर उसको मतलब आप उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो हमारी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो ये कौशल बोध है, इसका जो मंतव्य, जो इसके सिद्धांत है, उनसे इतर नहीं होना चाहिए। स्टेप वही चलेंगे जो स्टेप इसमें दिए गए। कार्य के जो 3 रूप हैं, जीवन रूप, मशीन एंड मटेरियल, और जो हमारी मानव सेवाएं हैं, उसी के अनुसार उनको हमने आगे बढ़ाना है। ये सारा का सारा जो है, ये सब जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी व्यावसायिक शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, कहां से इनको लिया गया है इस पर है, तो इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा। ये भी सब वही है। ये अब यहां पर जो हमारे टीचर्स और स्कूल हेड्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उनको इसीलिए आपसे आज जो हम मुखातिब हुए हैं इस वर्चुअल क्लासरूम से, यहां पर हमने जो है आपको बुलाने का मतलब यही था कि आप जो है इस किताब को कैसे चलाएंगे, आपका क्या काम है। आप एनईपी 2020 कहती है कि आपकी सबसे बड़ी भूमिका है स्कूल में शिक्षक की और प्रधानाचार्य की सबसे बड़ी भूमिका हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है, उसमें बाकायदा लिखा गया है। तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कार्य करके सीखने और सभी व्यवसायों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना हमने उनको सिखाना है। मैंने जैसे पहले ही कहा, कोई भी व्यवसाय, चाहे वो जूते बनाने का काम है, चाहे वो साइकिल पे पंचर लगाने का काम है, घर में सफाई करने का काम है, या कुछ भी काम, जितने हमारे पास जो भी काम होते हैं, जितने चीजें हम अपने उपयोग में लाते हैं, उनको बनाने वाले, उनको करने वाले कोई भी कहीं पर कम नहीं है। इसके साथ साथ कक्षा 6 से ही हमने व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करनी है, तो इसके लिए आपको फर्म डिटरमिन होना है। मेरे जितने भी प्रधानाचार्य जो हमारे सम्मानित जुड़े हुए हैं और सम्मानित शिक्षक साथी, प्लीज ये आप पर डिपेंड है कि आपका माइंड सेट किस तरीके से आप बच्चों को वोकेशनल के लिए और वोकेशनलाइजेशन की तरफ आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनको स्किल एजुकेशन की तरफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। उसके साथ साथ जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने 21वीं जो सदी के कौशल हैं उनके लिए तैयार करना, उनका जो संवाद कौशल है जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो टीम वर्क जिसे कोलैबोरेशन कहते हैं, सहकार्यता। उसके साथ साथ हमारा जो तार्किक चिंतन है, बच्चों को हम क्रिटिकली कैसे बना सकते हैं कि वो चीजों को किस तरीके से देखते हैं, परीक्षण किस तरीके से करते हैं, अवलोकन किस तरीके से करते हैं, वो अनुमान किस तरीके से लगाते हैं, जो डेटा उनके पास है वो सही भी है या गलत है, उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो इनके लिए हमने बच्चों को तैयार करना है और उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। तो ये टीचर्स और हेड का इसमें सबसे बड़ा रोल बताया गया है। इसके साथ साथ जो स्पष्टता है, ये जो हमारी छोटी छोटी जो गतिविधियां हैं उनके और टीम वर्क में हमने बच्चों के साथ काम करना है। और एक चीज ये ध्यान रखना है हमको, टीचर्स जो हमारे होंगे, कि जब भी आप औजारों के साथ काम करेंगे, कुदाल के साथ काम करेंगे, हथौड़े के साथ काम करेंगे, खुरपी के साथ काम करेंगे, कुल्हाड़ी के साथ काम करेंगे, तो आपने इन जो औजार हैं इनको सुरक्षित हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनके जो सुरक्षा उपाय हैं उन पर भी हमको बच्चों को बताना है।
इसके साथ साथ हमको जो विद्यालय में की जाने वाली जो गतिविधियां हैं उसको कार्य जगत वर्ल्ड ऑफ वर्क से जोड़ना। जितने भी काम हम विद्यालय में कर रहे हैं उनको जो बाहरी दुनिया है कि दुनिया में आज की डेट में क्या क्या हो रहा है, जग पूरे विश्व के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका संसार किस तरीके का है, लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस पर हमको उनको ओरिएंट करना है। इसके साथ साथ जो हमारा मूल्यांकन है उसमें सीखी गई जो बातें हैं वो अपना पोर्टफोलियो के रूप में उसको करेंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक गतिविधि में व्यक्तिगत भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समूहों में सहयोगात्मक रूप से कार्य करना, एक एक बच्चा इंडिविजुअली इसमें इन्वॉल्व हो और फिर वो टीम वर्क में कैसे काम करे उस पर हम बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से देखेंगे इस वाली स्लाइड को कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें मूल्यांकन और विशेष विद्यालय गतिविधियों को छोड़कर शैक्षणिक वर्ष में इसमें 110 घंटे 165 पीरियड शामिल किए गए हैं। 165 पीरियड्स, जितने दिन हमारा विद्यालय चलता है उसमें कम से कम 165 पीरियड इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। गहन रूप से जुड़ाव, परीक्षण और त्रुटि से सीखने की परस्पर गतिविधियां, एंश्योर डीप एंगेजमेंट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट जो ये 6 प्रोजेक्ट हमने बताए हैं इसमें लगभग 30 घंटे प्रत्येक 40 मिनट के 55 पीरियड होंगे। ये ऑलरेडी राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही निर्धारित किया हुआ है, तो इस पर हम यहां से 1 मिनट्स भी जारी कर रहे हैं, वो आप तक बकायदा लिखित में हमारी डायरेक्टर मैडम की तरफ से आ जाएगा, तो उसको आप उसको उस तरीके से करेंगे। और आपका जो टाइम टेबल है, जो समय विभाजन चक्र है, उसमें इसकी 1 घंटी आपको सुनिश्चित करनी है कक्षा 6 के लिए। अभी इस वर्ष कक्षा 6 है, आगे आने वाले टाइम पे 7, 8 के लिए भी आपको तीनों क्लासों के लिए करना है। इसके साथ साथ ये इस पे मैं नहीं जा रहा, ये असेसमेंट है, इस टेबल को आप जरूर देख लीजिएगा। ये जो टेबल है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका जो इवेल्युएशन और असेसमेंट होना है किस तरीके से करेंगे, जो हमारा वेटेज होगा वो किस तरीके का होगा। तो रिटन टेस्ट देख रहे होंगे आप केवल 10% है, इसमें जो लिखित परीक्षा है वो केवल 10% रखी गई है। आपके जो ओरल मौखिक प्रेजेंटेशन हैं और जो वाइवा है वो 30% का रखा गया है। उसके साथ साथ जो एक्टिविटी बुक है, जो एक किताब है, इस किताब के अंदर जो जो गतिविधियां हैं, जो जो इसमें एक्टिविटी, जो जो प्रोजेक्ट, जिस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ना है वो 30% है। और पोर्टफोलियो यहां पर 10%। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि बच्चे अपना दैनिक जो भी काम करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसमें क्या क्या उन्होंने किया, एक एक चीज को नोट करेंगे, क्या क्या सामग्री यूज हुई, कैसे उसको बढ़ाया गया। तो एक पोर्टफोलियो अपने प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो से मतलब है इसमें, उसमें बच्चे का फोटो भी होगा, बच्चे का पूरा हिसाब होगा कि उसने क्या क्या काम किया, वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा। और लास्ट में टीचर ऑब्जर्वेशन, जो हमारे फैसिलिटेटर टीचर होंगे उनकी जो ड्यूरिंग एक्टिविटीज उन्होंने बच्चों को क्या देखा, तो उसका एक पूरा विवरण ये यहाँ पर मूल्यांकन का दिया गया है कि किस तरीके से इसका मूल्यांकन वर्ष के अंत तक करना है। और आप सब जानते हैं कि ये जो विषय है, ये विषय कोई संज्ञानात्मक क्षेत्र का विषय नहीं है। पहले ही आपको बता दिया गया है कि हमने एक पेपर बनाया और पेपर में हमने परीक्षा करी और नंबर दिए और बच्चे पास हो गए, क्योंकि आप सबको शुरू से ही बताया जा रहा है कि ये कौशल आधारित है, ये करके सीखने पर आधारित है। तो कौशल आधारित और करके सीखने पर आधारित होने के नाते जो उसका मूल्यांकन करना है वो थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जैसे एक उदाहरण हमने यहां पर सामने दे रखा है, उसके लिए एक रूब्रिक आप तैयार करेंगे। और बच्चों को के लिए जैसे ये दिखा है कि टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन किस तरीके से कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन किस तरीके का है, उनका इंटरेक्शन विद अदर्स किस तरीके का है, प्रोसेस किस तरीके की है, प्रेजेंटेशन किस तरीके का। और उसके लिए जो हमने मानदंड उसके तैयार किए हैं, जो क्राइटेरिया फिक्स किए हैं, तो क्राइटेरिया के हिसाब से देखो कि मीट एक्सपेक्टेशन, जैसा आप चाहते थे वो ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसमें कि वो सभी के साथ सहयोग से काम कर रहा है, अच्छा संवादकर्ता बन रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कर पा रहा है, एक एक चीज को समझ रहा है। ऐसे सेटिस्फैक्ट्री में आप देखेंगे, ऐसे नीड एंड सपोर्ट में आप देखेंगे। तो ये इसके लिए जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन करने के लिए जो कौशल आधारित एक्चुअली जो स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन हमको करना है, उसके लिए एक वो दिया गया है। पेडागोजी आप समझ गए कि पूरी की पूरी पेडागोजी जो पढ़ाना लिखाना है वो प्रोजेक्ट बेस है, प्रोजेक्ट आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग है और अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है।
और असेसमेंट आप देख रहे हैं कि असेसमेंट टोटल जो है बच्चों का टोटल कोई मास्टरी उनको कंटेंट इसमें जो लिखा वो रटने पर नहीं है, सारा का सारा करके देखने पे है, उनके कौशल आधारित उस पर है। और इसके साथ साथ ये जो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं और इसमें ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जिन उदाहरणों को हम उनके जो प्रोजेक्ट आपकी किताब में उससे इतर भी हम कक्षा 6 में क्या क्या प्रोजेक्ट बच्चों से करा सकते हैं, तो ये सब आपको स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसको तो मैं ये इंश्योर करता हूं आपको। और उसके साथ साथ ये कौन पढ़ाएगा, ये इस पर थोड़ा 2 मिनट ले रहा हूं कि पढ़ाएगा कौन। पढ़ाएगा का ये है कि क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 में हम इसको प्रारंभिक रूप में जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिससे बच्चे 9, 10, 11, 12 में जब जाएंगे, वो जब बड़े स्तर पर एक लार्ज स्केल पर वोकेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन जो है उसको समझेंगे और अपना एक ट्रेड लेंगे, उस पर आगे काम करेंगे, तो उसके लिए हमको बच्चों को 6, 7, 8 में तैयार करना है। तो यहां पर जो हमारे एग्जिस्टिंग टीचर हैं, उन्हीं लोगों में से सबके लिए है, ये किसी एक टीचर के लिए नहीं है, बल्कि इसमें ये कहा गया कि एक टीचर को प्रिंसिपल साहब एक वोकेशनल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर कहेंगे, कह के उसको वो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेगा, लेकिन बच्चों के साथ सभी शिक्षक योगदान देंगे। यदि इसमें इंटर रिलेशन की बात की गई है कि गणित का शिक्षक जा रहा है और उनको बता रहा है, तो वो उस दिन ये भी बता सकता है कह के कि बागवानी यदि हम बना रहे हैं तो इसकी लंबाई हमने कितनी ली, उनसे नपवाएंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है, आयताकार बना रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ। तो मींस गणित से भी उसको जोड़ा जाएगा। विज्ञान वाला ले जा रहा तो विज्ञान वाले हमारे इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो बागवानी है, उसके लिए क्या चाहिए, किस तरीके का ऑक्सीजन चाहिए, पानी कैसा चाहिए, पौधा किस तरीके से उगता है, बीज का अंकुरण कैसे होता है, उसको इंटररिलेट कर सकता है। ऐसे ही यदि सामाजिक विज्ञान का टीचर करते हैं तो सामाजिक विज्ञान वाले जो अध्यापक हैं वो उनको सामाजिक उपयोगिता, हमारा जो उन चीजों को लेकर के जो हमारी हिस्ट्री है, भूगोल में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उससे हमारा इकोनॉमिक्स जो हमारा अर्थशास्त्र है वो कैसे बढ़ सकता है, हमारे दैनिक जीवन में हम उसको कैसे यूज करते हैं, इस पर बातचीत करें। और हिंदी वाले टीचर यदि उसमें जाते हैं तो हिंदी वाले साथी जो अध्यापक हैं वो बागवानी बना रहे हैं या बिना खाने का जो है हम बिना आग का हम खाना पका रहे हैं, तो उसके साथ ये भी कहा गया है किताब में कि वो उससे संबंधित कविताएं, उससे संबंधित प्रोज, इस तरीके के पैसेज आप लिखवा सकते हैं बच्चों से, उनकी स्किल्स को इस तरीके से इंटररिलेट कर सकते हैं। तो मीन्स कुल मिलाकर के ये जो पूरा वोकेशनल एजुकेशन है कि बच्चों को हमने स्किल्ड बनाना है, डिसीजन मेकर बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकर बनाना है, इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना है, नई नई चीजों को आजमाने वाला बनाना है, रिस्क टेकिंग बनाना है, और आने वाले समय की जो आवश्यकताएं हैं 21वीं सदी की, उसके लिए इनको तैयार करना है। और ये धन्यवाद मेरी तरफ से। और अभी 5 मिनट आप 5-10 मिनट आपका और ले रहे हैं, 5 to 7 कि ये थोड़ा ये नोटियाल जी है मेरे साथ, ये बात करेंगे। आपका यदि कोई बातचीत, कोई प्रश्न हो तो मैं 2-3 मिनट में प्लीज आप कहेंगे, और उसके बाद ये नोटियाल जी समग्र शिक्षा से हैं, 5-10 मिनट आप और रुकेंगे, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे नोटियाल जी। तो कोई प्रश्न है यदि आपका तो आप करें, और आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यावसायिक शिक्षा को आप अच्छा आगे ले जाएंगे, और इन पुस्तकों को, इस विषय को अपने टाइम टेबल में तत्काल सम्मिलित करते हुए और इस पर आगे कार्य करना शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आपका प्रश्न आमंत्रित है। कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं। जीआईसी श्रीनगर आपको अनम्यूट कर दिया है। जीआईसी भीरी। टीचर से बच्चे नहीं, टीचर कहेंगे। टीचरों की कोई बात है, प्रिंसिपल साहब का या टीचर्स का कोई कहना है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि यदि कोई उनको कोई बातचीत करनी है किसी भी बात को लेकर के। 4 ने मिली सर किताबें, पाठ्य पुस्तक की जो किताबें सर, 4 किताबें अभी बाकी हैं सर जी। ये कौशल बोध आई है आपके स्कूल में? हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, कौशलम तो कौशल बोध पे जी, न कौशलम नहीं, कौशल बोध के अभी यहाँ पर मैं कक्षा 6, 7, 8 के कौशल बोध जो पुस्तिका है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर बैठे हैं। तो कक्षा 6 में जो कौशल बोध की किताब आपके स्कूल में आ गई है, कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी नहीं पहुंची सर। कक्षा 6 की पुस्तकें हमारे नहीं पहुंची सर अभी। हाँ, तो वो तो 9 to 12 है, 9 to 12 की बात नहीं हो रही। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 इसमें चल रही सर। हाँ, अच्छा, मतलब कौशल बोध आपके स्कूल में नहीं है मतलब ना? ना है सर। नहीं पहुंची मतलब किताब? 9 किताब किताब। ओके, मैं 6 आप प्लीज
आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कक्षा अभी जो हमने ये इतनी बातें अभी 1-1.5 घंटे से की हैं, ये हमने कक्षा 6 से 8 के कौशल बोध जो नई किताब आई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी कौशलम और इन बातों को आप अपने माइंड से उतार दीजिए। ये अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं कौशल बोध की। तो कौशल बोध पुस्तिका हमारे राज्य में कक्षा 6 में लागू हुई है इस वर्ष से। 7 में अभी नहीं है, 8 में नहीं है, वो अगले साल से आएगी। केवल एक किताब जो मैंने अभी आपको बाकायदा उसको फोटो के रूप में भी दिखाया था आपके सामने उस किताब को, तो वो किताब आपके पास आई है क्या? नहीं है सर। अच्छा, नहीं आई है। ओके, थैंक यू। किसी और स्कूल में आई हो तो? हाँ सर, जीएससी चकुटिया अल्मोड़ा से आप कहते हैं ना कौन कुमाऊं से जुड़े हैं, तो हम जुड़े हैं और वो किताब हमारे यहाँ नहीं आई है अभी तक। अच्छा, आपके यहाँ भी नहीं है? अभी नहीं आई है सर, अभी क्लास कक्षा 6 की कक्षा बुक्स कोई भी नहीं आई है यहाँ। हमारी विरासत और विभूति आई है आपके यहाँ? हाँ, हमारी विरासत और हमारी विभूति आई है, पूरी तीनों की तीनों किताबें 6, 7, 8। 7 में आई है सर एक बुक हमारे पास, उसकी 8 और 6 में नहीं आई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको बाद में 2 मिनट लेंगे। अभी जरा ये समग्र शिक्षा से जो है हमारे साथ नौटियाल जी राज्य समन्वयक जुड़े हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो आप सबका पुनः स्वागत है। सभी गुरुजनों को प्रणाम। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा भट्ट जी का और अपनी एससीईआरटी की टीम का कि उन्होंने कौशल बोध जो पुस्तिका है इसको हमारे विद्यालयी शिक्षा में इंट्रोड्यूस करने के लिए पहल की। और चूंकि ये समग्र शिक्षा का भी एक एजेंडा है कि हम जो है व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से ही प्रारंभ करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो मैंने भी ये इस मंच का उपयोग ये करने के लिए सोचा कि आपको व्यावसायिक शिक्षा से किस तरह से हम कौशल बोध को जोड़कर देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा एक ओरिएंटेशन सेशन मैं लूँ यहाँ पर। तो ये जैसे कौशल बोध से, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कौशल के बारे में कुछ बोध कराया जाएगा अभी प्रारंभिक स्तर पर, कि कौशल जो है हमारी स्किल का है, उसको बच्चे को उसका बोध हो कि स्किल के बारे में प्रारंभिक जानकारी वो देने का उद्देश्य है इसका। तो कौशल बोध पुस्तिका जो है हमारी, ये कक्षा 6, 7 और 8 के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई है और इसको हमने अडॉप्ट किया है जैसी ये बुक आई है। और जैसे अभी आपको पता है कि जून माह में एक पत्र भी निदेशालय से जारी हुआ था, माध्यमिक निदेशालय से, और उसमें सभी सीईओज को ये निर्देशित किया गया था कि जुलाई माह से ही जब विद्यालय खुलेंगे तो उसमें प्रत्येक सप्ताह 3 वादन, जो पहले खेल को होते थे तो उसमें जैसे 6 दिन खेल के पीरियड होते थे, तो 3 दिन जो है वो खेल कार्य एक पुस्तिका है और दूसरा बाकी के 3 दिन कौशल बोध पुस्तिका और उससे संबंधित एक्टिविटीज के लिए निर्धारित किए गए थे। यानी प्रति सप्ताह 3 वादन इसको दिए जाने निर्धारित हुए थे। बहुत सारे विद्यालयों में अभी भी टाइम टेबल रिवाइज नहीं हुआ होगा, तो सभी प्रधानाचार्यों से मेरा निवेदन है कि वो अपने टाइम टेबल को इस तरह से रिवाइज करें कि जो 6 वादन जो खेल के हैं उसमें से 3 वादन वो कौशल बोध को दें और जैसा निदेशक सर ने जो उसमें निर्देश दिए उसके अनुसार वो अपने टाइम टेबल को रिवाइज करें। क्योंकि जब तक हम इसको वादन नहीं देंगे और जब तक जो है शिक्षक इसके लिए जो है हम डेप्यूट नहीं करेंगे, तब तक ये प्रक्रिया जो है ये अधूरी रहेगी। तो इससे पहले कि हम जो है व्यावसायिक शिक्षा को के बारे में पूरा समग्र रूप से समझें, मैं कौशल बोध के बारे में 2-3 चीज़ें थोड़ा सा जल्दी से शेयर करूंगा। जरा हम स्क्रीन पे कौशल बोध पुस्तिका कौशल बोध पुस्तिका वैसे तो यहाँ से विद्यालयों के लिए निर्देशित हुआ था कि सभी विद्यालयों को फ्री टेक्स्ट बुक के अंतर्गत मिलेगी। ये थोड़ा सा अभी देखने का विषय है कि वो क्यों नहीं पहुँची, इस पर भी देखा जाएगा कि क्यों वो सभी स्कूलों तक नहीं पहुँची है। फिलहाल जो कौशल बोध पुस्तिका है इसमें जैसे अभी हमको बताया गया कि इसमें 3 प्रकार के कार्य हैं, 3 प्रकार के कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कि पहला तो है कि जीवन से संबंधित, यानी कि जिसमें कि हम अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं उनसे संबंधित, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, उनसे संबंधित कुछ परियोजना कार्य करें। दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं जिसमें कि मशीन्स एंड मटेरियल्स हैं, यानी कि उसमें हमारे आसपास जो भी मशीनें हैं और जो भी सामग्री है उनके साथ बच्चे कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे। और जो तीसरे प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें कि सर्विसेज आती हैं, यानी सेवाएं आती हैं, जिससे कि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ें और वो देखें कि समाज में किस किस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उससे किस तरह के व्यवसाय सृजित किए जाते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के थीम्स पर कार्य करना है। बेसिकली आज का जो सेशन चलाया गया है ये शिक्षकों के ओरिएंटेशन के लिए चलाया गया है
और इसमें ये हमारा उद्देश्य ये था कि जो भी शिक्षक 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं वो किसी भी विषय के शिक्षक हो सकते हैं, और वो शिक्षक जो है वो आइडेंटिफाई करना वो प्रधानाचार्य का काम है कि वो जो है कौन से शिक्षकों को ये जिम्मेदारी देता है या रोटेशन में वो दे सकते हैं। तो शिक्षकों का के लिए ही ये ओरिएंटेशन रखा गया था कि वो किस प्रकार से इस पुस्तिका को लागू करेंगे अपने 6, 7, 8 के पाठ्यक्रम में। तो उसमें जैसे अभी बताया कि 3 प्रकार के कार्य हैं और हर कार्य पर आपको एक प्रोजेक्ट कक्षा 6 में करना है, यानी एक प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों से करवाना है, वो जीवन आधारित कार्यों पर, एक प्रोजेक्ट कराना है मशीन्स एंड मटेरियल्स पर, और एक प्रोजेक्ट कराना है सर्विसेज पर, यानी सेवाओं पर, जो हम मानव सेवाएं जो भी देते हैं अपने आसपास हम देखते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रोजेक्ट होंगे, हर प्रोजेक्ट के लिए जैसा भी बताया गया कि 55 वादन निर्धारित किए गए हैं। तो 55 वादन में एक प्रोजेक्ट पूरा होगा। उसमें वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इस बुक में बताया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखेंगे उदाहरण के लिए, खाली मैं खाली समझ विकसित करने के लिए केवल एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो समझें कि किस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट को करना है। क्योंकि शुरू में जब कोई चीज़ नई शुरू होती है तो सबसे पहली दुविधा मन में ये होती है कि इसको करना कैसे है। तो इसमें जो एक प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं, जो जीवन आधारित कार्य है हमारे, तो ये पहली गतिविधि है, जैसे आपकी विद्यालय रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन। तो जैसे आपने एक प्रोजेक्ट अगर इसको चुना, इसमें कि जैसे कि जीवन संबंधी जो कार्य हैं जीव जंतुओं के साथ या पौधों के साथ, उसके अंतर्गत ये गतिविधि है। इसमें और गतिविधियां भी हैं आपके पास। तो सबसे पहले जैसे आप किचन गार्डन संबंधी कोई गतिविधि अगर करवा रहे हैं बच्चों से, तो इसमें आपको किन किन चरणों पे ध्यान देना है। पहले चरण में आप क्या करेंगे, बच्चों को सबसे पहले अपने आसपास की किसी नर्सरी में या जहाँ पर कोई खेती होती हो वहाँ पर आप ले जाएंगे, जहाँ पर वो बच्चे ये सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो गार्डन है वो तैयार किया जाता है। वो वहाँ पर जो किचन गार्डन से संबंधित उपकरण हैं, औजार हैं, वो कौन से प्रयोग होते हैं, कौन सी खाद प्रयोग होती है, उसके बारे में भी वो समझेंगे। तो इस तरह से वो पहली गतिविधि करेंगे। ये कुछ उपकरण हैं जिनके बारे में वो समझेंगे, क्योंकि अमूमन जो हमारे शहर के बच्चे हैं वो इन उपकरणों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। गांव के बच्चे तो सब जानते हैं। तो इसमें हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि सब बच्चे सब कुछ जानें। जैसे मशीन्स एंड मटेरियल्स है, तो उसमें गांव के बच्चे थोड़े से उतना नहीं जानते हैं, शहर के बच्चे ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं, या मानव सेवाओं के बारे में। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि सभी जो बच्चे हमारे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के हों या शहरी क्षेत्रों के हों, तो सभी बच्चे जो हैं वो सभी तरह के कार्यों के बारे में एक प्राथमिक रूप से एक बोध विकसित करें, और उसके बाद जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो किसी एक कौशल में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेंगे व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। तो जैसे वो इस तरह से अलग अलग औजारों के बारे में समझेंगे, और उसके बाद टीचर्स जो है उनको ये भी बताएंगे कि इनका उपयोग सुरक्षित ढंग से किस तरह से करना है। वो ये भी देखेंगे, जैसे ये गतिविधि है, गतिविधि एक जो सबसे पहले हमने बताई कि वो किसी माली या विशेषज्ञ से संवाद करेंगे और किसी फार्म या नर्सरी का भ्रमण करेंगे। ये पहली गतिविधि आप इसके अंतर्गत करवाएंगे। इसके अलावा जब ये कार्य हो जाएगा, उसके बाद आप अपने विद्यालय में ये देखेंगे कि आप जो है, आप किस तरह से अपने विद्यालय में, आपको क्या करना है, आप अपने विद्यालय में आकर किस तरह से किचन गार्डन की योजना बना सकते हैं। आपने अपने विद्यालय का सर्वे करवाना है बच्चों से, और ये देखना है कि कहाँ पर आपके लिए उपयुक्त जगह है। अगर जगह की कमी है तो आप गमलों में इसको कर सकते हैं, तो वो आपने देखना है, अपने विद्यालय के हिसाब से आपको उसमें योजना बनानी है। इसी तरह से आप अगर उसमें अगले स्टेप में जाएंगे, आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जब आप जो नर्सरी तैयार करेंगे तो आपको खाद की ज़रूरत होगी, तो वर्मी कंपोस्ट तैयार करना सिखाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट जब तैयार होगी उसकी प्रक्रिया बच्चे सीखेंगे, वो भी इसमें पूरा विस्तार से बताया गया किस तरह से आप इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा रोपण के लिए रसोई उद्यान तैयार करना, अगले चरण में बच्चे उद्यान यानी कि अपनी जो गार्डन है उसकी तैयारी करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, ये सब कार्य उसमें करेंगे वो। इसके बाद वो बीज बोने का काम, यानी वो उसमें रोपने का, बीज बोना या रोपना जो भी उसकी प्रक्रिया होगी उसको करेंगे। ये हर स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। तो पूरा ये चरणबद्ध तरीके से ही कार्य होना है, इसमें रैंडम आधार पे नहीं होना है। इसके अलावा पौधों की देखभाल किस तरह से करनी है, उनमें पानी देना, प्रॉपर उनको धूप मिले, उनमें खाद डालना समय समय पर, और उनको जो है जानवरों से बचाना, उस पर बाड़ लगाना, ये सब कार्य भी बच्चों के माध्यम से करवाना है, ताकि उनमें एक लगाव हो प्रकृति के प्रति भी, कि जो भी उन्होंने बोया है वो उसको सुरक्षित करना भी सीखें। इसके बाद जो अगला गतिविधि का चरण है उसमें
जब वो देखभाल करना सीखेंगे तो लास्ट में वो जो उसका आउटपुट आएगा वो भी वो देखेंगे कि किस तरह से आएगा। पौधों की वृद्धि का अवलोकन करेंगे वो, उनकी देख लें आप कि वो समय के साथ पौधे में फूल आ रहे हैं, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका भी मापन करेंगे और उसको अपनी जो गतिविधि पुस्तिका है उसमें नोट करेंगे। वो ये उनके पोर्टफोलियो का भी हिस्सा होगा, जैसा भी सर ने भी बताया था आपको। और इसमें सप्ताह बाय सप्ताह वो डेट बाय डेट इसमें पौधे में क्या वृद्धि हो रही है इसको नोट करेंगे अपने बुक में। और बाद में फसल की कटाई, तो लास्ट में जब पूरा किचन गार्डन से जो भी उनका उत्पाद पैदा हुआ उसको वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं स्कूल में या कोई फेयर लगा सकते हैं। और इस तरह से बच्चे और शिक्षक सभी जो है ये उनकी जो भी मेहनत है उसको वो दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एसएमसी और गांव को बुलाकर वो जो भी उन्होंने कार्य किया उसको दिखा सकते हैं। वो बच्चे जो है निकटवर्ती सब्जी मंडी का भ्रमण भी कर सकते हैं कि किस तरह से वो जो सब्जियां हैं वो किस तरह से बेची जा रही हैं, क्या उनकी कीमत है, ताकि बच्चे भी जब धीरे धीरे उनको आदत पड़े कि वो मार्केट से कोई चीज़ ला पाएं, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ किस रेट में मिलती है। तो ये भी बच्चों को सिखाना होता है। मूल्य कैसे निर्धारित होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ जब मार्केट में बिकती है तो उसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है। वो निर्धारित इस तरह से होता है कि उसमें कितना पैसा लगा है और उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ के ही उसका मूल्य बाजार में निर्धारित होता है। तो ये भी बच्चों को सिखाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में संपूर्ण है। इसमें किचन गार्डन शुरुआत करने से लेके और उसका सर्वे करने से लेके और बाद में जो उसका आउटपुट है और उसको मार्केट तक ले जाने तक की पूरी प्रक्रिया को शामिल किया गया। तो जस्ट एक प्रोजेक्ट को मैंने आपको समरी करके इसमें दिखाया। इसी तरह के इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लाइफ फॉर्म्स पर जैसे ये था एक प्रोजेक्ट था, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट आपको मशीन्स एंड मटेरियल्स पे करवाना है और एक प्रोजेक्ट आपको जो ह्यूमन सर्विसेज है उस पर करवाना है। तो कक्षा 6 में आपको हर एक पर एक एक प्रोजेक्ट करवाना है। चॉइस आपकी है कि आप इस बुक से कोई सा भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। शुरुआत आप बुक से ही करिएगा। वैसे तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप बुक से ही प्रोजेक्ट लेंगे, आप बाहर से भी ले सकते हैं, पर उसका जो आप चरण रहेंगे वो इसी तरह से आप डिजाइन करेंगे जिस तरह से इसमें चरण बताए गए हैं, ताकि वो एक जो है फॉर्म उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहे और बच्चों का मूल्यांकन करने में आपको आसानी हो। जैसे मूल्यांकन के लिए भी अभी जो है भट्ट जी ने बताया था कि उसमें अलग अलग वेटेज है कि किस चीज के कितने अंक बच्चों को दिए जाएंगे, तो उसी आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे। तो ये है। अब इसके इसी तरह से ये अगले साल कक्षा 7 और उससे अगले साल कक्षा 8 में भी लागू होगी। तो हमारा जो ये उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे जैसे 6, 7, 8 में उनमें कौशल के प्रति जब बोध विकसित हो जाएगा तो कक्षा 9 से 12 तक जो समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से जो व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहां पर वो बच्चे इनरोल होंगे। तो ये व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये क्या क्या हमारे प्रदेश में चल रहा है और इससे बच्चों को क्या लाभ हो रहा है, कितने इसमें आच्छादित हमारे विद्यालय हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट में एक समरी के रूप में आपको बता रहा हूँ 5 मिनट में। तो जरा उस पर हम आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो समग्र शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत विद्यालय में बहुत सारी योजनाएं चल रही है और ये कौशलम भी उसी का एक भाग है। और इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम जिसमें कि बाकायदा जो व्यावसायिक शिक्षा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चलती है। व्यावसायिक शिक्षा कहने को तो भारत में आज़ादी के बाद से ही चल रही है, परंतु हो ये रहा था कि ये बच्चा व्यावसायिक शिक्षा तब उसमें जा रहा था जब या तो वो विद्यालय छोड़ दे रहा था आईटीआई के माध्यम से या पॉलिटेक्निक में या फिर हायर एजुकेशन में वो डिग्री कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था या मेडिकल कॉलेज में जाता था। लेकिन विद्यालय शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए, ये NEP 2020 का विजन है। मतलब पहले बच्चे या तो फिर एकेडमिक पढ़ते थे, यानी सामान्य जो एकेडमिक के विषय होते हैं जिनमें कि विज्ञान के विषय होते हैं और मानविकी के विषय होते हैं और भाषा के विषय होते हैं, बच्चे उन्हीं को पढ़ते थे विद्यालय में। लेकिन उससे जो बच्चे निकल के आते थे उन्हें अपने आसपास के वातावरण के बारे में या जो छोटे मोटे कौशल होते हैं, जीवन कौशल होते हैं, उनके बारे में वो नहीं जानते थे। तो NEP में ये महसूस किया गया कि बच्चों को अपने दैनिक जीवन के कार्य करने भी आए, उन्हें कम्युनिकेट करना भी आए और उन्हें 21st सेंचुरी स्किल्स भी आए, ताकि वो जो है केवल एक किताब के अंदर या उस किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें। तो इसके लिए इसको व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि बच्चे को विद्यालय छोड़कर जो है व्यावसायिक शिक्षा में न जाना पड़े। तो शुरुआत तो इसकी कक्षा 9 से हुई है, लेकिन अब ये जो कौशल बोध पुस्तिका है ये कक्षा 6 से लागू हो रही है। तो जो NEP 2020 का मैंडेट है कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को लागू करना है, उसमें ये पुस्तिका सहायक होगी। और हम और समग्र शिक्षा, SCERT, डाइट्स और हम सब विद्यालय मिलकर ये प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे राज्य इसमें अग्रणी रहे पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से ही लागू करने में।
अब ये बच्चे जैसे 6, 7, 8 में व्यावसायिक ये कौशल बोध करेंगे, उसके बाद कौशलम कार्यक्रम भी चल रहा है बहुत सारे विद्यालयों, सभी विद्यालयों में, और कुछ विद्यालयों में, हमारे चयनित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम भी चल रहा है। जैसे मैंने बताया पहले, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो 2015 में जो भारत सरकार ने जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET जो है, उन्होंने एक इसका स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF बनाया, और उसके अंतर्गत उन्होंने पूरे देश में, वो भारत का कोई भी प्रांत हो, कोई भी हिस्सा हो, कोई भी विद्यालय हो, पूरे देश में एक जैसे ही स्तर की व्यावसायिक शिक्षा उन्होंने निर्धारित की है। उसमें उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स निर्धारित किए हैं, बहुत सारे 100 से ज्यादा सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी हुई सेवाएं हैं, ITES जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, प्लम्बिंग है, ये सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो इन सेक्टर्स में उन्होंने निर्धारित किया है कि हम कौन कौन से सेक्टर्स चला सकते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम परिचय दे रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में। इसमें जैसे ये समग्र शिक्षा अभियान है, इसमें हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन है, इसके हमारे 3 उद्देश्य हैं। एक तो हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब जैसे अभी हमने बताया, इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि सामान्य जो विद्यालयी शिक्षा है और जो व्यावसायिक शिक्षा है, दोनों को हम इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पर करते हैं। इसके लिए बच्चे को विद्यालय छोड़ने की जरूरत नहीं है, या उसका कोई जो है विषय, उसको अलग से कोई अतिरिक्त विषय नहीं छोड़ना है उसको। इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब अभी तो कौशल बोध में उनको रुचि पैदा करना है व्यवसाय के प्रति, और हर व्यवसाय के प्रति सम्मान पैदा करना है, कुछ उनमें जो है मानव मूल्य पैदा करने हैं। लेकिन आगे जाके स्पेशलाइजेशन आता है, जो हम 9वीं से 12वीं के बच्चों को सिखाते हैं, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब उनको रोजगार मिले, इस लायक बच्चों को बनाना है। और उससे भी अगला चरण उनमें एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो उद्यमिता का विकास हो और वो स्वयं भी रोजगार देने वाले बने, वो उसका अगला चरण है। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ग्लोबल रेडीनेस, यानी वो दुनिया में जो भी अब चैलेंजेस आ रहे हैं 21वीं शताब्दी में, उसके लिए वो रेडी हो जाएं। तो ये 3 हमारे मोटिव हैं, और इन 3 मोटिव्स को लेके हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स, एक जो है दक्ष जो है मानव संसाधन बनाने की बात यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा अभी ये जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, ये पूरे 13 जो हमारे जनपद हैं, इसके 90 ब्लॉक्स में ये विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अभी 5 ब्लॉक इसमें अछूते हैं, लेकिन हम जल्दी ही उनको भी आच्छादित करने वाले हैं। तो हमारी रीच 90 ब्लॉक्स तक है। 531 स्कूलों में ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, 531 स्कूल्स में, और 8 सेक्टर्स में चल रहा है, जैसे अभी हमने बताया। हाँ, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए कार्यक्रम चलता है अभी। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि एक विषय के रूप में चलता है। ये इसमें बाकायदा बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड का सर्टिफिकेशन होता है, और हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में CBSE से आच्छादित जो विद्यालय हैं उनमें भी ये चलता है, और जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालय हैं उनमें भी ये चलता है। और इसमें कक्षा 10 में जब बच्चा पास करता है तो उसको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलता है NSQF लेवल 3 का, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। और कक्षा 12 जब वो उत्तीर्ण करता है तो उसको इस NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिलता है। और ये दोनों ही सर्टिफिकेट उसको आगे नौकरी के लिए या हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए काम आते हैं। तो पूरे देश में एक जैसा स्टैंडर्ड है ये, इसमें ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के बच्चे को अलग तरह का स्किल सर्टिफिकेट मिल रहा है और उत्तराखंड को अलग मिल रहा है। तो एक तरह से भारत सरकार ने पूरा इसको स्टैंडर्डाइज किया है एक फ्रेमवर्क में NSQF के अंतर्गत, ताकि बच्चे जो भी पढ़ें उनको उसके आधार पे कुछ जो है एक एकेडमिक क्रेडिट मिले, यानी एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट मिले, और आगे जाकर वो उसका लाभ उठा सकें, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप करें, रोजगार लें, या फिर हायर एजुकेशन में वो जाएं। तो ये अभी हमने जनपदवार भी बताया कि हर जनपद में कितने कितने विद्यालय हमारे आच्छादित हैं। और इसमें हमारे लगभग आज की डेट में लगभग 48,000 से 49,000 बच्चे माध्यमिक के 9वीं से 12वीं के बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं, और इसमें लड़कियों की संख्या लगभग 57% है। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें जैसे हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में लगातार छात्र संख्या गिर रही है, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल्स ऐसी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं जो हमें लगता है एज ए पेरेंट कि शायद हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं मिलेंगी। जबकि समग्र शिक्षा अभियान ये कोशिश करता है कि हम विद्यालय को हर वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं जो कि प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं दे पाते। और उन्हीं में से एक ये कार्यक्रम है व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता है, लेकिन ये सरकारी स्कूल्स में ही चलता है। और ये कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो इस कार्यक्रम में ये क्षमता है कि ये छात्र नामांकन जो गिर रहा है उसको रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार परक शिक्षा भी ले रहे हैं जो उनको आगे काम आती है।
जैसे हमने बताया कि इसके लिए उन्हें किसी विषय को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात जो हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे, परीक्षा प्रभारी भी होंगे, प्रधानाचार्य भी होंगे, उसके लिए एक क्लियर करना चाहूंगा कि कक्षा 10, 9 और 10 में ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में चलता है, जिसमें वो ड्राइंग के स्थान पर या कोई भी जो छठा विषय होता है, या सीबीएसई में भी इसी तरह से छठे वैकल्पिक विषय के रूप में वो व्यावसायिक शिक्षा का चयन कर सकते हैं। और इसमें अगर उनके जो है व्यावसायिक शिक्षा में जो नंबर हैं, मैं उत्तराखंड बोर्ड की बात करता हूं, अगर वो सोशल स्टडीज एसएसटी से ज्यादा आ जाते हैं तो वो ये उनके मुख्य मार्कशीट में उनके परसेंटेज में जुड़ जाते हैं इसके नंबर, तो ये भी बच्चों को बेनिफिट होता है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। इसके बारे में बोर्ड का पूरा जो है शासनादेश है, वो भी सभी परीक्षा प्रभारी महोदय के पास उपलब्ध होगा, उसके आधार पर ये होता है। और इसी तरह से जो कक्षा 12वीं है, वहां पर बच्चे को ये इलेक्टिव कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी वो चुन सकता है इसको, और चुनने के बाद ये मुख्य विषय बन जाता है। जैसे आप जानते हैं इंटरमीडिएट में 5 विषय संचालित होते हैं, तो 5 विषयों में से जो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक विषय के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा विषय का चयन किया जाता है। बाकी वो जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनके 3 विषय वैसे ही रहेंगे, और जो साइंसेज के बच्चे हैं उनके भी बाकी के 3 विषय वही रहेंगे। उनको हिंदी या इंग्लिश भाषा में से किसी एक विषय के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा का चयन करना है। इससे उनके सभी सेक्टर कवर हो रहे हैं, उन्हें भाषा भी मिल रही है, उन्हें जो है अपना जो एकेडमिक है, चाहे वो मानविकी वर्ग में हो या साइंस हो, वो भी हो रहा है, और एक स्किल भी उनको मिल रही है। तो एक कंप्लीट पैकेज बन रहा है जिसमें सभी चीजें सम्मिलित हैं और विषय का बर्डन भी नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया और ये मॉडल अडॉप्ट किया गया है। ये सीबीएसई द्वारा भी अडॉप्ट किया गया है और उत्तराखंड बोर्ड द्वारा भी। तो इसलिए जो है बच्चों के लिए इस तरह से इसको हमने प्रस्तुत किया है ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें। इसमें ये भी उद्देश्य रहता है कि जैसे बच्चे कुछ काम सीखेंगे तो वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो उससे जो माइग्रेशन होगा वो भी कम होगा, जो पहाड़ों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो 8 सेक्टर्स फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित सेवाएं, प्लम्बिंग, रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सब चल रहा है और ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के अधीन चल रहा है। अभी इसके अलावा हम जब किसी भी विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा जब शुरुआत करते हैं तो जो हमारे प्रधानाचार्य हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे कि जब मान लीजिए इसमें से कुछ विद्यालय हमारे ऐसे हो सकते हैं जहां पर अभी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, तो क्या उनको व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम मिल सकता है, इसके लिए वो देखें कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं कि उनके 9th में कम से कम 40 बच्चे वहां पर हों इनरोल्ड, ये वो देख लें। वैसे ये मानक पहले 40 का था, भारत सरकार इसको थोड़ा सा 20 पे ले आई है। 20 बच्चे भी अगर हैं तो हम उन विद्यालयों को दे रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा। और इसके अलावा वहां पर वो एक रूम अवेलेबल कराएंगे, और अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो कम से कम एक खाली जगह हो जहां पर कि कमरा बनाया जा सके, अगर वो ये उपलब्ध करा सकते हैं तो उन विद्यालयों को भी व्यावसायिक शिक्षा से आच्छादित किया जाएगा। जो कमरा वहां पर उपलब्ध है वहां पर बिजली और पानी का कनेक्शन कमरे तक वो विद्यालय को देना होता है। और इसके अलावा हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो स्कूल्स अभी इस योजना में नहीं आए हैं हम उनको फोकस करते हैं। और अगर कोई किसी विद्यालय में पहले से ही चल रहा है लेकिन वहाँ छात्र संख्या बहुत अधिक है और उसकी डिमांड है, जैसे कई विद्यालय हमारे प्लेन्स के ऐसे हैं जहाँ डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर हमने 2-2 सेक्टर भी शुरू किए हैं। जैसे कहीं पर ऑटोमोटिव भी चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर भी चल रहा है, तो वहां पर छात्र संख्या ज्यादा है, इसलिए 2-2 सेक्टर भी संचालित होते हैं। पर प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि मुख्यतः जहां तक ये नहीं पहुंचा है वहां पहले उन विद्यालयों को ये मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि अगर वहां लैंड भी अवेलेबल है तो वहां भी ये हम प्रपोज कर सकते हैं। तो सभी प्रधानाचार्य ध्यान देंगे कि अगर आपके यहाँ नहीं है तो अगली जो है जनवरी-फरवरी में आप जो है डीपीओ से संपर्क करके अपने विद्यालय के लिए भी इसको प्रपोज करवा सकते हैं। ये जैसे हमने बताया ये पिछले साल का नामांकन था, हमारा लगभग 43,000 बच्चे हमारे एनरोल्ड थे। अब ये 48 to 49,000 तक बच्चे हमारे इस सेशन में हो चुके हैं, जो लगातार बढ़ रही है छात्र संख्या, जो इसके प्रति जो आकर्षण है उसको बता रहा है। इसमें हमारे कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर कि नामांकन बहुत कम था, उन विद्यालयों को भी हमने व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए वहां पर एक अलग मॉडल चलाया, हब एंड स्पोक मॉडल। ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है वहां पर एक लैब बनी हुई है जहां पर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं उस लैब में। और जहां पर बच्चे बहुत कम है वहां लैब नहीं देती भारत सरकार, लेकिन उनको ये बताती कि वहां के लिए एक टीचर दे देती है, वो उनको पढ़ाता है और प्रैक्टिकल करने के लिए वो हब स्कूल में आते हैं और आने जाने के लिए भी उनको पैसा मिलता है ट्रांसपोर्ट का। तो हम हर तरह से बच्चों को इससे लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं। ये हमारे सेक्टर्स हैं, ये जॉब रोल्स हैं। इसमें मैं एक चीज, ये जनपदवार डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर वाइज कि अलग अलग जनपदों में हमारे किस सेक्टर के कितने विद्यालय संचालित हैं। ये पहले चरण के विद्यालय हैं जो 2021-22 से यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है
और इन सभी विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमने पिछले साल 2024-25 से 331 नए विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया और यहाँ पर एक सेक्टर के साथ ये शुरू हुआ है। इसके अलावा ये हमारे स्पोक विद्यालय हैं, जहां मैंने कहा कि लैब नहीं है, लेकिन वहां पर बच्चे, एक टीचर होता है वो उनको पढ़ाते हैं और लैब के लिए वो बगल के हब स्कूल में जाते हैं। ऐसे 28 विद्यालय हैं और ये हमारे जॉब रोल्स हैं। ये जॉब रोल्स जो होते हैं ये भी NSQF द्वारा डिफाइंड है कि 9वीं 10वीं के लिए एक जॉब रोल होता है, लेवल 3 उसको कहते हैं हम, और 11वीं 12वीं के लिए अलग जॉब रोल होता है, लेवल 4 उसको हम कहते हैं। तो ये बहुत सारे जॉब रोल हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ब्यूटी वेलनेस के भी हैं, IT के भी हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो हमारे उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है उसके भी हैं, एग्रीकल्चर से भी संबंधित है, सोलेनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर सबसे नीचे आपको दिख रहा है, रिटेल से संबंधित भी हैं, अलग अलग जॉब रोल्स हैं। ये 9th और 10th के जॉब रोल्स हैं और ये 11th और 12th के जॉब रोल्स हैं हमारे। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टरों के जॉब रोल हैं। और एक खुशी की बात ये भी है कि हमने उत्तराखंड की जो है जो बढ़ती हुई डिमांड है और जो 21वीं शताब्दी की जरूरतें हैं उसको देखते हुए हमने 2 नए सेक्टर भारत सरकार से प्रपोज किए थे और वो स्वीकृत भी हुए, जिसमें कि एरोस्पेस एंड एविएशन। जैसे आप जानते हैं कि अब ड्रोन का यूज काफी बढ़ रहा है। पहले तो ड्रोन का यूज जो है वो फोटोग्राफी में या डिलीवरी करने में या अन्य चीजों में होता था, लेकिन अभी आपने देखा कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें भी ड्रोन का बड़ा महत्वपूर्ण उसमें रोल रहा। तो अब जैसे भारत सरकार की भी ये कोशिश है और अभी जो है GST जो है काफी गिरा है सभी वस्तुओं पे, तो ड्रोन के जो प्रोडक्शन है, ड्रोन के जो इक्विपमेंट्स हैं, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसके जो टूल्स हैं, उनकी कीमतें भी गिरी है। तो सरकार का ये मानना है कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में बच्चों को ट्रेन करें ताकि वो ड्रोन बनाएं। तो उसी को देखते हुए हमने भी एक सेक्टर स्वीकृत करवाया है एरोस्पेस एंड एविएशन में, ड्रोन ऑपरेटर मल्टी रोटर, जो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्वीकृत कराया है और वो लैब अभी बनने की प्रोसेस में है। और इसके अलावा ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन का भी कराया है कि अगर वो उसमें कोई खराबी हो तो उसकी सर्विसिंग के लिए भी हमारे बच्चे सीखें कैसे उसको करना है। और इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो है चूंकि रोजगार की कमी है, हम स्वरोजगार चाहते हैं, तो उसके लिए हमने फूड इंडस्ट्री एक सेक्टर इसमें नया शुरू करा है, जिसमें कि 9वीं 10वीं में जैम जेली एंड केचप प्रोसेसिंग टेक्नीशियन का जो है वो बच्चे कोर्स करेंगे और 11वीं 12वीं में वो सोया प्रोसेसिंग टेक्नीशियन का कोर्स करेंगे, जिसमें वो सोया के प्रोडक्ट बनाने सीखेंगे और उसमें बाकायदा लैब में सब सामग्री है, वहाँ एक्चुअल में बनाएंगे बच्चे वो चीजें। और इसके अलावा 11वीं 12वीं में एक और जॉब रोल है आइसक्रीम प्रोसेसिंग टेक्नीशियन। जैसे हमारे टूरिज्म सेक्टर हमारे उत्तराखंड में बहुत चलता है, तो वहां पर बच्चे जो है आइसक्रीम प्रोसेसिंग टेक्नीशियन के रूप में भी काम करेंगे, तो ये भी उनके लिए एक रोजगार या स्वरोजगार का कारण बन सकता है। तो ये हमारी कुछ नई कोशिशें हैं जो हमने आने वाले भविष्य के लिए सोचा है कि अगले 1-2 साल में इनकी भी लैब्स आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। और जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा चलता है उनमें जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, जिसकी मदद से कोई कंपनी है जो टेंडर के माध्यम से आती है और वो इस कोर्स को चलाती है, तो उनके द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां इसमें करवाई जाती हैं सूक्ष्म रूप से उनके बारे में। एक तो रेगुलर उसमें लेबोरेटरी वर्क होता है, मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में लैब होती है ना, उसी तरह से इसकी भी लैब है और उसका भी लेबोरेटरी वर्क जो है वो हर हफ्ते उसके 2 पीरियड अलॉट होते हैं। इसके अलावा इसमें गेस्ट लेक्चर मिलते हैं, यानी कोई एक्सपर्ट जो है उनसे जुड़ता है ऑनलाइन या विद्यालय में आके और वो उनको उसके बारे में बताता है कि जो सेक्टर वो पढ़ रहे हैं, मान लो ऑटोमोटिव पढ़ रहे हैं तो वो किसी इंजन, किस तरह के इंजन आ गए हैं, या अब EV आ गए हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किस तरह के इंजन हैं उनके बारे में बताएगा। जो आने वाले जो समय है उसके हिसाब से वो उनको अपग्रेड करेगा, उनके कैरियर में क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो गेस्ट लेक्चर्स भी इसमें नियमित रूप से आयोजित होते हैं हर महीने। इसके अलावा समय समय पर बच्चों को किसी नियरेस्ट इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, उनको विजिट कराया जाता है ताकि वो ये देखें कि उनके आसपास किस तरह से काम हो रहा है, इंडस्ट्री में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, या किसी बैंक में ले जाएंगे या जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उस सेक्टर से संबंधित जो भी निकटवर्ती कार्य हो रहा है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ले जा सकते हैं जहां उसकी पढ़ाई हो रही है, तो वहां भी उनको दिखाया जा सकता है। तो ये कार्यक्रम भी वहां लगातार चल रहा है, बच्चों को ले जाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे ट्रेनर्स वहां पर अपॉइंटेड होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, और वो नए ट्रेनर की इंडक्शन ट्रेनिंग और पुराने ट्रेनर्स की जो होती है वो एग्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग होती है। और कुछ ट्रेनर्स को हम जो हमारा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है भोपाल का, वहां पर भी भेजते हैं, और वहां पर वो शीर्षस्थ संस्थान है जहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग की जाती है कि वो किस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे अपने विद्यालयों में। इसके अलावा ये हब एंड स्पोक मॉडल हम लोग चलाते हैं, बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग
हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी वो बच्चे जैसे फील्ड विजिट में तो 1 दिन की विजिट होती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में वो कम से कम जो है 8 से 10 दिन तक किसी इंडस्ट्री में जाके बकायदा वहां पर काम करते हैं और वहां के एनवायरनमेंट को समझते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है। तो ये भी हमारा एक प्रोग्राम इसमें चलता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। और पिछले साल हमने ये एक कार्यक्रम चलाया था जिसको हम कहते हैं जॉब फेयर। ये हमारा चूंकि पहला बैच पिछले साल 12वीं पास किया, ये कुछ ग्लिम्सेज हैं, पहले इन ग्लिम्सेज को देख लेते हैं। हाँ, ये जॉब फेयर, तो पिछले साल 23 मार्च को हमने जो है देहरादून में जॉब फेयर करवाया था, जिसमें कि हमारे चूंकि पहला बैच कक्षा 12 का उत्तीर्ण हुआ था और उसमें हमने अलग अलग सेक्टर की, जो हमारे 8 सेक्टर चलते हैं, तो उन 8 सेक्टरों के बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमने अलग अलग सेक्टरों की कंपनियों को यहाँ पर बुलाया था। जैसे प्लेसमेंट आपने सुना होगा, वो कॉलेजेस में तो होती है, विद्यालयों में नहीं होती, तो हमने एक प्रयोग के तौर पे इसको शुरू किया इनोवेशन में, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, और ये छोटे तौर पर ही सही पर आंशिक रूप से सफल रहा। हमारी 12 कंपनियां इसमें आई थी। ये देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका जो है उद्घाटन किया कार्यक्रम का। ये कुछ ग्लिम्सेज हैं इसमें जिसमें बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसमें कुछ कंपनियां जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की कंपनी है और इसमें भी हमारे बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं। इसके अलावा जाना रिजॉर्ट्स, ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की है। ग्रीन कॉल जो है ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा हमारी जो है नॉर्थ स्टार है जो प्लम्बिंग सेक्टर की कंपनी है, और अशोका लेलैंड जो ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है, मिंडा है जो ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है। ये सब कंपनियां आए, इन बच्चों के प्लेसमेंट हुए। ये इनके ऑफर लेटर देख रहे हैं आप, ये उस दिन वितरित किए गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक कोशिश, ये कुछ बच्चे हैं हमारे जो अभी काम कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो ये है। तो ये अभी एक शुरुआती चरण में ही है ये कार्यक्रम, ये स्कूल की एक्टिविटीज हैं, तो कार्यक्रम वो भी शुरुआती चरण में है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि इसको एक कंप्लीट रूप हम दें। अब जैसे कौशल बोध भी इसमें जुड़ जाएगा, तो बच्चे 6 से ही किसी न किसी कौशल में अगर रुचि लेंगे तो वो या तो वो इस तरह से किसी रोजगार में शामिल होंगे या वो अपना कोई स्वरोजगार कर लेंगे, और तभी जो है सही मायने में बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, केवल विद्यालय शिक्षा में केवल वो किताब तक सीमित न रहें। ये उद्देश्य है एनईपी का, और उसी उद्देश्य को पाने के लिए हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, राज्य से भी आप लोगों के साथ मिलकर। और ये कुछ स्कूल एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इसमें गेस्ट लेक्चर है और ये नीचे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, ये ऑटोमोटिव सेक्टर के बच्चे हैं, ये अपनी अपनी लैब्स वर्क कर रहे हैं, ये अलग अलग सेक्टर के बच्चे हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग में जब बच्चे हमारे नोएडा में गए थे ग्रीन कॉल में, तो वहां पर ये 7 से 8 दिन रहे। वहां पर इन्होंने किस तरह से काम होता है, एक बीपीओ जो होता है ना आईटी सेक्टर में, तो वहां पर किस तरह से काम होता है वो उन्होंने सीखा वहां पर। ये ओजेटी का एक पार्ट था हमारा। ये फील्ड विजिट्स होती हैं जो 1 दिन की होती हैं, बच्चे जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में और वहां पर वो देखते हैं, जैसे बैंक में बच्चे गए हुए हैं, किसी जो है वर्कशॉप में गए हुए हैं ऑटोमोटिव की, वहां पर वो देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सर्विसिंग होती है गाड़ियों की, ये देख रहे हैं। ये गेस्ट लेक्चर हो रहे हैं हमारे, जिसमें कि बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं और वो बच्चों को गाइड करते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या क्या रोजगार की संभावनाएं होती हैं। एक्सपोजर, हाँ 6, 7, 8 के बच्चों के लिए हम एक एक्सपोजर प्रोग्राम भी चलाते हैं, जो कुछ स्कूलों के लिए, जो जूनियर हाई स्कूल है वहां पर ये चलता है, और उनको 15,000 रुपए दिए जाते हैं। और उस 15,000 रुपए में वो क्या कर सकते हैं, एक तो जो कौशल बोध के अंदर जो एक्टिविटीज है उसमें जो भी खर्चा होगा उसमें कर सकते हैं वो, और इसके अलावा वो साल भर अलग अलग तरह के एक्टिविटीज इसमें कर सकते हैं। जैसे निकटवर्ती कोई जो है, कोई क्राफ्टमैन है जो बच्चों को सिखा सकता है, उसको बुला लें, या कभी बच्चों को किसी भ्रमण पे ले जाएं, किसी ऐसी जगह पे जहां पर वो कोई व्यवसाय का काम होता है उसको वो सीखें, किसी नर्सरी में ले जाएं, उनको किसी वर्कशॉप में ले जाएं। तो ये सब कार्यक्रम इसके अंतर्गत होते हैं 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। जैसे देख रहे हैं आप, ये बच्चों ने कुछ कार्य इसमें किया भी है, बनाते हैं। और ये कुछ जो है हमारे कुछ हाईलाइट्स है लास्ट में, जो हमारे 140 बच्चों का चयन हुआ था पिछली बार इसमें जॉब फेयर में। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा, जो समग्र शिक्षा और पीएम श्री के माध्यम से हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सब मिलके यहाँ पर राज्य से एससीईआरटी, समग्र शिक्षा और सभी विद्यालय मिलके व्यावसायिक शिक्षा को एक जो है कंप्लीट पैकेज बनाएंगे कक्षा 6 से, और उसको रोजगार और स्वरोजगार तक जोड़ने के लिए। तो आप सबके धैर्य के लिए धन्यवाद, और कोशिश करेंगे कि हम आने वाले टाइम में सभी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा जो है अच्छे तरह से चले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने नोटियाल जी ने अभी आप लोगों को जो है काफी हद तक जो क्लैरिटी है व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के वो बातचीत की, और कक्षा 9 से 12 में जो व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो रही है उसके जो विभिन्न सेक्टर हैं उनके बारे में जो बातचीत की, उनसे हमको क्या लाभ हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
कि ये हमारे बच्चों को प्लेसमेंट तक हम ले जा रहे हैं, तो ये एक बहुत शानदार शुरुआत है हमारे राज्य की। और यहाँ पे जो हमारे प्रधानाचार्य गण हैं और हमारे जो सम्मानित शिक्षक साथी हैं, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। और ये जो कार्यशाला का जो प्रथम चरण था, जिस बात को लेकर के हम इकट्ठा शुरू में हुए थे कि कौशल बोध जो हमारी जो मिडिल स्टेज है, वहां पर जो हम व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा उसके लिए विषय तैयार किया गया है और हमारे राज्य में ये कक्षा 6 में चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो सभी प्रधानाचार्य गण और हमारे शिक्षक साथी, जो किताबें आपके पास नहीं आई हैं, कृपया प्लीज करके मैं निवेदन कर रहा हूं, आप अपने बीओ साहब को और अपने सीओ साहब को लिखें कि ये किताबें नहीं आई हैं, तो जिससे कि वो किताबें पहुंचें आपके पास। क्योंकि समय के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना सितंबर एंड ही समझ लो, आधा सितंबर हो गया और किताबें आनी जरूरी हैं। और ये नई किताबें कम से कम जो, चलो कुछ तो आपके पास पुरानी किताबें होंगी तो उससे आप काम चला रहे होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नया विषय आया जैसे कौशल बोध है, हमारी विरासत और विभूतियां जो नए इस साल सामाजिक विज्ञान के साथ लगी हैं जो पुस्तकें, तो ये किताबें तो आपके पास जब तक नहीं होंगी तब तक आप नहीं करेंगे। हमारी विरासत और विभूति में भी मूल्यांकन होना है, आप सब लोगों को पता है कि वो सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका है और उसमें भी मूल्यांकन होना है। तो अभी क्योंकि टाइम हमने जितना आपको दिया था उससे हम 10-15 मिनट आगे बढ़ गए हैं, तो मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और अभी लास्ट में यदि आपको किसी को कुछ कहना है तो आपको 2-3 मिनट दिए जा रहे हैं, अन्यथा हम इसको फिर क्लोज करते हैं। तो आपको ओवर टू यू सर, जो भी हमारे प्रधानाचार्य गण हैं और शिक्षक साथी हैं, आपको कोई बात यदि आपके मन में ऐसा हो कि जिसपे आपकी क्लैरिटी ना हो रही हो, जिसमें आप चाह रहे हो कि ये चीज क्लियर हो जाए इस समय, तो आप कह सकते हैं। आपके प्रश्न और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसमें जैसे कि अभी नौटियाल जी जब बात कर रहे थे, एक पत्र तो हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जी के स्तर से पूर्व में ही आप लोगों तक उसको गाइडलाइन पहुंची हुई है, सीओ साहब को, बीओ साहब को, जिसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने जो हमारा खेल वाला जो पीरियड है उसमें हमने सप्ताह में 3 पीरियड की उसमें बात की। भले हमारा मैंडेट यह है एससीईआरटी का, जैसे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये मुख्य विषय है कौशल बोध, ये एनसीईआरटी का क्योंकि हमने एनसीईआरटी को एज इट इज एडॉप्ट किया है, तो हमको ये मुख्य विषय के रूप में लागू करना चाहिए। पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके लिए एक रेगुलर पीरियड हो, नहीं तो कम से कम जिस तरीके से उस जीओ में लिखा हुआ है 3 पीरियड आपको ये जीओ हो रखा है, ये सर्कुलर यहाँ से जो ऑर्डर है डायरेक्टर साहब का वो जा चुका है जनपदों को। अब शायद है कि आप तक, क्योंकि अधीनस्थ स्तर पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से ये आप तक नहीं पहुंचा या प्रिंसिपल साहब लोगों के साथ उनकी मीटिंग नहीं हुई, इस संबंध में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज आपको बताया जा रहा है, जैसे पहले ही बताया, कि उस सर्कुलर में, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कम से कम सप्ताह में 3 पीरियड इसके आप कक्षा 6 में रखेंगे अपने समय विभाजन चक्र में। और ये आज इसको एक प्रकार से ऑफिशियल आप समझें कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मैं एससीईआरटी की तरफ से इस बात को कह रहा हूं, तो जिस तरीके से वो आदेश है उसका वो पत्र भी आपको यदि दिखाना होगा तो ये पत्र हमारे पास अभी यहाँ पर है, इस पत्र को हम आपको डिस्प्ले करके दिखा भी सकते हैं। आपके सामने जो है ये जो पत्र है निदेशक माध्यमिक शिक्षा का, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है, ये दिनांक 21 जून 2025 को जो है राज्य स्तर से जनपदों को सर्कुलेट हुआ है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, देखिए लिखा हुआ है, इस संबंध में यह भी स्पष्ट हो कि कक्षा 6 में एनसीईआरटी एवं राज्य सरकार द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत एवं विज्ञान की पुस्तकों में बदलाव किया गया है तथा कौशल बोध, खेल यात्रा एवं हमारी विरासत एवं विभूतियां नई पुस्तकें सम्मिलित की गई हैं। अग्रेतर यह अवगत कराया जाना है कि नई किताबों के शिक्षण हेतु समय विभाजन चक्र में यथास्थान व्यवस्था की जानी होंगी। अब आप सोचिए, जून 21 को ये पत्र यहाँ से सर्कुलेट है। अब जनपद स्तर पे निश्चित रूप से मैं यहाँ से आपको दोषी नहीं मान सकता, लेकिन आपके पास ये पत्र और इसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन जानी चाहिए थी जनपद स्तर से, सीओ कार्यालय से या बीओ कार्यालय से, तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से खेदजनक है। और इसमें साफ लिखा हुआ, देखिए नीचे लिख रखा है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों को यह निर्देशित कर दिया जाए कि खेल कूद के कालांश में खेल यात्रा एवं कौशल बोध को 3 दिन अध्यापन की व्यवस्था समय विभाजन चक्र में कर ली जाए। अब देखिए 3 दिन खेल यात्रा चलेगी और 3 दिन जो है आपका जो है कौशल बोध चलेगा।
तो ये स्पष्ट यहाँ से गाइडलाइन जा रखी, तो इसको तो ये तो सर्कुलर है, डायरेक्टर साहब का है, ये जियो हम आपको ये सर्कुलर आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्लीज इस लेटर को देख लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना। बाकी मूल्यांकन कैसे होना है, लिखित परीक्षा कौशल बोध की कितने की होगी, ओरल कितने का, वो मैं आपके अपने प्रस्तुतिकरण में आपको बता चुका हूं। उस पर हम फिर भी मैंने परसों जो सारे सीईओज के साथ और बीओज के साथ और अपने डिप्टी ईओज के साथ डाइट प्राचार्य जी के साथ हमने डायरेक्टर मैडम की अध्यक्षता में ऑनलाइन मीटिंग की थी, उसके मिनट्स हम बना चुके हैं। उस मिनट्स में हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौशल बूथ कैसे चलानी है स्कूल में, उसमें क्या पेडागोजी है, उसमें क्या प्रोजेक्ट है। कम से कम 4 या 5 पन्ने का हमने मिनट्स तैयार किया हुआ, कल ही बना दिया था। तो वो आप तक हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो आपके शिक्षक साथियों के ग्रुप्स होते हैं और जो मेल पर तो हम भेजते ही भेजते हैं, तो बीओ तक तो हम मेल पर भेजेंगे, बाकी हम सारे ग्रुप्स में भी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा निवेदन है कि आप इसको जो है, क्योंकि ये शिक्षक हित का कार्य है, ये बच्चों के हित का कार्य है, और हम लोग बच्चों के हित के लिए आजकल हमने जैसे कहा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाने का मतलब यही है कि जो पढ़ाने से संबंधित जो भी काम है उनको हमको करना ही है। तो बाकी यदि आपका कोई और प्रश्न है तो वो आमंत्रित है, अन्यथा हम आपसे अलविदा कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको सुना और आप इस विषय को अच्छी तरीके से और आने वाली पीढ़ी को जो है आने वाली चुनौतियों के लिए आप तैयार करेंगे, और वो आगे आने वाले भविष्य में जो ये 21वीं शताब्दी है, इसमें जो चैलेंजेस हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज में उनको कैसे देख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, उस पर आप लोग काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सब विद्वान साथी हैं, श्री नौटियाल जी, श्री गैरोला जी, घुगत्याल जी, और उसके साथ साथ हमारे जो अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद थे, आप सभी का फिर से अभिनंदन, और सभी प्रधानाचार्यगण और शिक्षकों का और प्यारे बच्चों आप सबका भी अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार।